हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी और मैं वेलकम करता हूं आपका डॉक्टर्स एकेडमी पर। तो बच्चों, क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चलिए कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, टॉपिक है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और ये टॉपिक मैं आपका दोस्त डॉक्टर एम ए अंसारी आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब देखिए बच्चों, हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने एल्केन्स को पढ़ा था, तो एल्केन्स हमारे हुआ करते थे क्या, RH। एलिफैटिक एल्केन्स की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने अभी फिलहाल। तो एलिफैटिक एल्केन्स जो हुआ करते थे हमारे पास, उसमें हमारे पास RH हुआ करता था। अब RH में जो H है, इस H को अगर हम हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दें तो हमारा बन जाएगा हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन को ही हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं एल्केन्स से। किससे? एल्केन से। और कौन से डेरिवेटिव होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं। तो हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। ठीक है ना। और हेलो एल्केन्स बोल रहे हो तो एलिफैटिक एल्केन्स बोल देना। ठीक। और जब एराइल हैलाइड हम लोग बात करेंगे, हेलो एरीन्स की जब हम बात करेंगे, तो वहां पर हम एरोमेटिक एल्केन्स बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैं आपसे बस छोटी सी ये बात कह रहा हूं कि जो हमारे पास RH हुआ करता था एल्केन, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस कर दूं किससे? हेलोजन एटम से। हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, हेलोजन एटम को ऐड कर दूं, तो यहां पर बनेगा मेरे पास RH। क्या बनेगा? RH बनेगा। ये बच्चों जो था मेरा एलिफैटिक एल्केन था। क्या था? एलिफैटिक एल्केन था, राइट। और ये जो बना है मेरा, ये क्या बना है? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोल सकते हैं। हेलो एल्केन बना है, या इसी को हम एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, राइट। एल्काइल हैलाइड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेंजीन की रिंग पाई जाएगी, इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं किसी हेलोजन एटम से, राइट। जैसे इसमें से हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं और हेलोजन एटम का एडिशन कर दूं, जिससे बेंजीन की रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरे पास X। ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन्स या हेलो एरीन्स बोलेंगे, या फिर हम इनको एराइल हैलाइड बोलेंगे। तो ये क्या था मेरे पास? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इससे बना है हमारे पास हेलो एरीन, हेलो एरीन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एराइल हैलाइड। तो आपको बात समझ में आई होगी। ये जो चैप्टर का नाम हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स रखा गया है, वो क्यों रखा गया है? क्योंकि यहां पर हमें एलिफैटिक एल्केन से हेलो एल्केन्स ये मिल गए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमें हेलो एरीन्स मिल गई। ठीक है ना। तो इसीलिए चैप्टर का नाम हुआ हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब हमें इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ना है। मेनली तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों को हेलो एल्केन्स पढ़ने हैं, हेलो एरीन्स तो बहुत छोटे से हैं, थोड़ा सा है, लास्ट में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले इतनी बातें समझने के बाद अब मैं आपसे कहूं कि हेलो एल्केन्स क्या है, तो आप कहोगे सर, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसको हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। बस टोटली बच्चों इस वाली बात को एक्सप्लेन कर दिया गया यहां लाइन में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलें आगे बात करते हैं अब हम हेलो एरीन्स की। तो बच्चों हेलो एरीन्स क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड, जिसको हम लोग हेलो एरीन्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हेलो एरीन्स बोल रहे थे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों इसका जो है बना करके भी दिखा दो, तो वही वाली बात है जो ऊपर मैंने आपको अभी बना करके दिखाया था, वही मैं बना करके फिर से दिखा दूंगा। यहां पर क्या, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हेलोजन को ऐड करना है, और बन जाएगा ये मेरा क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हेलो एरीन। क्या बन जाएगा बच्चों? हेलो एरीन बन जाएगा, राइट। यही तो ऊपर भी किया था हमने। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए कि हेलो एल्केन्स किसको बोलेंगे, हेलो एरीन्स किसको बोलेंगे। चलिए अब इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं हमारे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो मेन हेडिंग हो जाएगी हमारी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। बच्चों क्लासिफिकेशन इनका कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर हम यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई, ईटीसी हेलोजन डेरिवेटिव्स। कब बच्चों? जब एक हेलोजन लगा होगा तो मोनो हेलो बोलेंगे, अगर दो लगे होंगे तो डाई हेलो बोलेंगे, और तीन लगे होंगे तो ट्राई बोलेंगे। अब अगर वो एल्केन है मतलब, तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। और अगर वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना है तो मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन्स और ट्राई हेलो एरीन बोलेंगे। चलिए इनको जो है बना करके सीखते हैं कि कब मोनो बोल रहे हैं, कैसा हमारा डाई होगा, कैसा हमारा ट्राई होगा। मैंने कहा बच्चों CH3CH2X है मेरे पास, बताओ इसमें कितने हेलोजन है? सिर्फ एक, तो ये मोनो हेलो एल्केन हो गया। अगर मैंने कहा आपसे मेरे पास CH2X और CH2X होगा, तो ये कैसा हो गया बच्चों? डाई हेलो एल्केन हो गया। अगर मैंने कहा मेरे पास
CH2X और CHX होगा और ये CH2X होगा। तो इसमें 3 हेलोजन है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन। और ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बना होगा। किससे बना होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बना होगा, राइट। अब अगर बात करें मोनो हेलोएरिन की, तो हेलोएरिन्स क्या होते हैं, जिसमें बेंजीन की रिंग से डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच होता है, ये हो गया मोनो। एक लगा है तो मोनो हेलोएरिन्स। दूसरे में हम क्या कर दें, 2 लगा दें, जैसे ये है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास डाई हेलोएरिन्स। अब ये जरूरी नहीं कि यहीं पर लगाना है, ये दोनों कहीं पर भी लगे होते हैं, वो आपको वो आपको ऑर्थो मेटा पैरा से पता चल जाता है, राइट। इसके बाद ये अगर ट्राई हेलोएरिन्स है तो बताओ बेटा कितने लगे होंगे, 3। बिल्कुल एकदम सिंपल वे में, सिंपल तरीके से ऐसे करके हमने 3 हेलोजन लगा दी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ट्राई हेलोएरिन्स। बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे बच्चों अपना लोग, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हुआ। अब दूसरा क्लासिफिकेशन, एक तो ये हो गया, दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे उसके बेसिस पर जिसमें ये जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है, या हम ये कह लें कि जो है वो तो हमारा एल्काइल हैलाइड के क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। हम इसको हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर लें कि जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन एटम अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास में इस बेसिस पर टोटल 5 कंपाउंड्स होते हैं, जो कि मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी बता चुका हूं। वो 5 कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, वो 5 कंपाउंड्स हमारे होते हैं। एक तो होता है एल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है एलाइल हैलाइड और एक होता है बेंजाइल हैलाइड। ये 3 के 3 हमारे आते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एट विच हेलोजन इज अटैच्ड, ठीक है। दूसरे 2 होते हैं हमारे पास विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जिस पर हेलोजन एटम अटैच्ड होता है। बात क्लियर हुई। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास ये 5 कंपाउंड्स होते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते समय मैंने आपको ये 5 कंपाउंड्स अच्छे तरीके से बताए हैं, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में भी बताया है। बात क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन एटम अटैच्ड। जिस कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसके बेसिस पर डिवाइड करता है। तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उस कार्बन का जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला 3 मिलेंगे, आपको पता है एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल 3 मिलेंगे। तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड इसी तरीके से होता है। अब देखो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं बच्चों, इन एल्काइल हैलाइड को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। वो 3 कैटेगरी हमारे पास हो सकती है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये बार बार पढ़ते हो आप। प्राइमरी तब बोलोगे जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वो किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी तब बोलोगे जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है वो किसी 2 कार्बन से ही जुड़ा हो। अगर टर्सरी बोलना है तो हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हो जो किसी अदर 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको टर्सरी बोलेंगे। जरा ध्यान दो मेरी बात को, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। अगर मैंने कहा RCH2X है मेरे पास, ठीक है, तो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ इधर एक कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्राइमरी। कैसा हो जाएगा बच्चों, प्राइमरी हो जाएगा, राइट, प्राइमरी हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास प्राइमरी। और मैंने कहा कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे हो RCHR और ये X, तो बताओ ये जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से इधर जुड़ा है, एक से इधर जुड़ा है, तो ये जुड़ा है टोटल 2 कार्बन से। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी। और है क्या ये एल्काइल हैलाइड ना, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, इसको 2 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। अगर मैंने कहा कि इस तरीके से मेरे पास एक कार्बन है जिस कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और यहां पर हेलोजन जुड़ा है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब ये एल्काइल ग्रुप जो है सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे सेम हो, राइट। तो यहां से क्या 3 कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये टर्सरी कार्बन है, तो इसको मैं बोलूंगा टर्सियरी 3 डिग्री बोल सकते हैं, राइट। बात समझ में आती है। तो ये है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के कार्बन का जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो बच्चों हर एक का हाइब्रिडाइजेशन तो आपको क्या मिलने वाला है, तो हर एक का हाइब्रिडाइजेशन तो आपको देख रहे हो, ये sp3 होगा, ये देखोगे जिससे हेलोजन जुड़ा है sp3 होगा, इसको देखोगे तो ये भी sp3 होगा, सब पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में पहला। दूसरा हम बात करते हैं एलाइल हैलाइड की। किसकी बात करते हैं बच्चों, एलाइल हैलाइड। व्हेन हेलोजन एटम अटैच्ड विद एलाइलिक कार्बन। और बच्चों एलाइलिक कार्बन आपको जीओसी में भी पढ़ाया था, बार बार पढ़ाया। कौन सा होता है एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट वाला कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, राइट। तो उसी कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। अभी दिखाएंगे। कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये भी 3 तरीके के होंगे, प्राइमरी एलाइल हैलाइड, सेकेंडरी एलाइल हैलाइड और टर्सरी एलाइल हैलाइड, राइट। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं, CH2X, राइट, ये है मेरा एलाइलिक कार्बन। और इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो बताओ, देखो बच्चों sp3 दिख रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 सिग्मा हाइड्रोजन वाले, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, उसी से हेलोजन जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक। और ये एक ही अदर कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये हो जाएगा प्राइमरी एलाइलिक। क्या हो जाएगा, प्राइमरी एलाइल, राइट, प्राइमरी एलाइल, 1 डिग्री एलाइल बोल देंगे। क्लियर हुई बात। अच्छा, इसके बाद दूसरा मेरे पास कैसा हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और यहां पर हो जाएगा H, यहां पर हो जाएगा मेरे पास CH3
और इससे जुड़ जाएगा X, राइट। तो ये इस तरीके से है। अब यहां पर देखो जरा, ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है, उसी से हैलोजन जुड़ा है, तो एलाइल हैलाइड तो है, लेकिन प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी, एक से इधर जुड़ा है, एक से इधर जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी एलाइलिक है। क्या है? सेकेंडरी एलाइल है। क्या है बच्चों? सेकेंडरी एलाइल, 2 डिग्री एलाइल है। बात समझ में आती है? अच्छा, इसके बाद मान लो मैंने कहा कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड C और यहां पर H, यहां पर है C, यहां जुड़ा है कोई CH3, यहां जुड़ा है कोई CH3, मान लेते हैं कोई R भी जुड़ सकता है, वेरिएबल हो सकता है, इससे जुड़ा है हैलोजन। तो बच्चों ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, लेकिन ये कार्बन जिस पर हैलोजन जुड़ा है वो एलाइलिक है, तो एलाइल हैलाइड तो हो गया, लेकिन एलाइल हैलाइड के साथ साथ ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी की, टर्सरी। तो जिस कार्बन पर जुड़ा है वो बच्चों टर्सरी है, क्योंकि 3 अदर कार्बन से जुड़ा है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास टर्शियरी एलाइल। क्या बच्चों? टर्शियरी एलाइल मतलब 3 डिग्री एलाइल। बात समझ में आई? तो ये भी था हमारा। अब हर कार्बन का तुम हाइब्रिडाइजेशन देखो जिस पर हैलोजन जुड़ा है वो sp3 दिखाई दे रहा, sp3। तो sp3 में एलाइल मिलेगा आपको, एल्काइल मिलेगा, और एक और मिलेगा अभी जस्ट नेक्स्ट, देखिएगा जरा, बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है? व्हेन हैलोजन एटम अटैच विद द बेंजाइलिक कार्बन, तब उसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। अब बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है वो अभी आपको सिखाते हैं। बेंजाइल हैलाइड आर सब डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी बेंजाइल हैलाइड। बिल्कुल डिवाइड किया जा सकता है इनको भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा बेंजाइल कौन सा होता है, तो ध्यान दो जरा, बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन, और इसी से हैलोजन जोड़ दो तो बेटा दो हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा होगा? प्राइमरी बेंजाइल। कैसा बच्चों? प्राइमरी बेंजाइल। मैं लिख नहीं रहा, खाली मैंने 1 डिग्री बेंजाइल लिख दिया। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं ये कह दूं कि एक तो मेरे पास ये है, ये मेरे पास CH है, और इधर जो है मेरा C6H5। बेटा रिंग नहीं बना रहा मैं, C6H5 का मतलब भी रिंग ही तो है ना, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये बताओ कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी बेंजाइल हो जाएगा। कौन सा बच्चों? सेकेंडरी बेंजाइल हो जाएगा। टर्सरी बेंजाइल की मैं बात करूं तो टर्सरी बेंजाइल में 3 रिंग होंगी। क्या होंगी? 3 रिंग। ये हो गया मेरे पास C6H5, यहां पर भी C6H5, और ये जो है मेरे पास हैलोजन। तो बच्चों यहां C6H5 है, याद रहे आपको कहीं C6H6 ना समझ लें आप, डर लगता है। C6H5, राइट बच्चों। तो ये हो गया मेरे पास टर्सरी। कौन सा? टर्सरी। तो मैं इसको बोलूंगा टर्सरी बेंजाइल। तो आपने क्या सीखा? ये देखो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा बच्चों, सबका हाइब्रिडाइजेशन जो भी बेंजाइलिक कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक। अब देखो एराइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। एराइल हैलाइड बेटा इसको नहीं बोल सकते, एराइल हैलाइड जो होता है उसको बोला जाता है जिसमें हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग। यहां हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन रिंग के साथ। क्लियर? अभी आगे आएगा एराइल हैलाइड, वहां पर मैं आपको और ज्यादा क्लियर करूंगा इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर होता है। तो ये वो क्लासिफिकेशन था मेरा, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कितने कंपाउंड मिले? 3 कंपाउंड। कौन कौन से? एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, ठीक है ना, 3 मिल गए। अब इन तीनों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में आपने डिवाइड किया। अब इसके बाद बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे कंपाउंड जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जो CX बॉन्ड होगा, मतलब जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। पहला मिलेगा मुझे यहां पर विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड क्या होते हैं? जब हैलोजन एटम विनाइलिक कार्बन पर अटैच होगा विनाइल हैलाइड बोला जाएगा। व्हेन हैलोजन एटम अटैच विद विनाइलिक कार्बन, उसी को क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विनाइल हैलाइड बोलते हैं। अब देखो विनाइल हैलाइड को समझना बहुत आसान है। विनाइल हैलाइड कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी थोड़ी ना होगा। देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यही विनाइलिक कार्बन, इसी से हैलोजन। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो जरा, sp2, इसीलिए तो इसको किसमें रखा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? समझ रहे हो ना? अच्छा, क्या ये भी विनाइल हो सकता है बच्चों? डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही तो लगा है, हाँ बिल्कुल विनाइल हो सकता है, राइट। उसके बाद आते हैं बच्चों एराइल हैलाइड पर। तो एराइल हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बताओ, बात समझ में आती है? हाँ आती है। द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। मतलब ये कहने की बात ये कही जा रही है इसमें X ये हो जाएगा, ठीक है। यह जरूरी थोड़ी ना है कि यही हो, कोई दूसरा भी लगा हो सकता है X, यहां मान लो CH3 लगा, तो ये है तो एराइल, बेंजीन की रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, तो इसको बोलेंगे क्या? एराइल हैलाइड। बच्चों इस तरीके से अपना क्लासिफिकेशन ये हुआ। मोनो हैलाइड जो थे, मतलब जिसमें एक हैलोजन पाया जाता था, उनका सबका ये क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलाइड्स की। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स मतलब जिसमें 2 हैलोजन एटम पाए जाएंगे। बच्चों टोटल 3 तरीके के होते हैं। NCERT 2 तरीके के एक्सप्लेन करती है, आपने नाम भी सुना है, मैं आपको शुरू से ही पढ़ाता आ रहा हूं। GOC से बता रहा हूं आपको, बिस्नल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, और तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, जिसको हम लोग आइसोलेटेड डाई हैलाइड भी बोलते हैं। बिस्नल में क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट पोजीशन पर हमारे दोनों हैलोजन लगे होंगे। बिस्नल का मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाली पोजीशन पर, और जेमिनल का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन अटैच हो जाए, तो उसको बोलते हैं जेमिनल। आ जाइए जरा समझ लेते हैं। बिस्नल डाइहैलाइड्स व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। जब एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब अगल बगल वाले कार्बन एटम पर, जैसे ये देखो CH2
X और X, इसको बोलेंगे क्या, बिस्नल डाइहैलाइड। अब इसको कॉमन नेम में बोला जाता है इथाइलिन डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइलिन डाइहैलाइड, याद रखिएगा, इथाइलिन डाइहैलाइड, इथाइलिन डाइहैलाइड। और याद रखेंगे आप साथ ही साथ जो दूसरे वाले होते हैं उनको इथाइलिडीन बोला जाता है, यहां बच्चों ई होगा, इथाइलिन डाइहैलाइड, ठीक है ना। जेमिनल डाइहैलाइड में क्या होगा, व्हेन बोथ द हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन, सेम कार्बन। एग्जांपल देखो जरा, मैंने कहा CH3 CH, दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हो, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। इसका नाम होता है इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन हैलाइड। इसमें डाई नहीं जोड़ा जाता, इथाइलिडीन बोला जाता है, कॉमन नेम है बच्चों ये, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इथाइलिन डाइहैलाइड है, ये इथाइलिडीन डाइहैलाइड है। बात समझ में आई। चलिए इसके बाद आइसोलेटेड डाइहैलाइड, जिनको हम लोग अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो बेटा देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। CH2, इसमें क्या है, ये लगे हमारे हैलोजन, बीच में CH2 का होल एन लिखा हुआ है। तो बेटा याद रखिएगा कि ये जो होल एन है कम से कम एक CH2 यूनिट होना चाहिए, मतलब ये जो एन है ना, एन की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। बट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा, विस्नल बन जाएगा, है ना, क्योंकि 0 होगी तो ये खत्म, CH2X ये क्या बन जाएगा, विस्नल बन जाएगा। बात क्लियर हो जाती है। तो ये है हमारे पास अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड डाइहैलाइड। चलिए बच्चों, इस तरीके से हम लोगों का हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन हो जाता है खत्म, ठीक है ना। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं आपके साथ में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन तरीके के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ में। तो बच्चों हैलो एल्केन्स को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। अल्कोहल से बनाने के लिए हमारे पास ग्रुप्स प्रोसेस है, ये आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर रिपीट होंगी ये चीजें, तो इसीलिए यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा, यही चैप्टर आपको डिटेल में सीखना है, आगे चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो ग्रुप्स प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, हम लोग किसी प्राइमरी अल्कोहल को लेकर के कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और H2O का रिमूवल होता है। कैसे होगा, देखो सीखना है, खाली रटना बटना नहीं है बेटा, ऑर्गेनिक रट के किसी को नहीं आती है। देखो प्राइमरी अल्कोहल मैंने ROH लिया और इसकी रिएक्शन मुझे HCl के साथ करानी है, जो कि कंसंट्रेट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, राइट। तो यहां से देखो तोड़ना तो हमें आता है ऐसे करके, है ना, तोड़ना तो हमें आता है Cl-, यहां से क्या हो गया, H2O निकल गया, RCl बन गया। यार साफ साफ सा देखो, प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ, यही बन गया मेरा क्या, ग्रुप्स प्रोसेस है, अल्काइल हैलाइड बनाना था, बन गया। अगर मैं इसमें रिएक्टिविटी की बात करूं, जैसे HCl लिया मैंने, HI ले लूं या HBr ले लूं, तो रिएक्टिविटी कुछ होगी। रिएक्टिविटी आपने बार बार पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म में कि रिएक्टिविटी तो जो है वो HI की ज्यादा होगी, फिर HBr की होगी, फिर HCl की होगी, और फिर उसके बाद में जो है हमारी HF की होगी। ऐसा क्यों हो रहा बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका बॉन्ड बड़ा होगा, और बॉन्ड बड़ा होगा तो उसको ब्रेक करना क्या होगा, आसान होगा, इसीलिए HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर HF की होगी, राइट। बातें क्लियर होती हैं, होती हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, इसको लिखिएगा डार्जेंस प्रोसेस, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके, ठीक है ना। डार्जेंस प्रोसेस की खास बात क्या होती है बच्चों, ये थायोनिल क्लोराइड के साथ में किसी प्राइमरी अल्कोहल के साथ मिलकर के रिएक्शन करता है। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है प्राइमरी अल्कोहल की, और ये रिएक्शन प्रीडीन की प्रेजेंस में होती है, अल्काइल हैलाइड बनता है, SO2 बनता है और HCl बनता है। ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें जो दोनों बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों के दोनों बाई प्रोडक्ट हमारे गैसियस होते हैं, और गैसियस होने की वजह से वो एस्केप कर जाते हैं, हमें मिल जाता है प्योर अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी, जरा देखिएगा। हम क्या करते हैं, ROH को लेते हैं, रिएक्शन इसकी SOCl2 के साथ कराते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन ये रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, प्रीडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बनता है मेरे पास यहाँ का R, यहाँ का एक Cl RCl, यहाँ का SO, यहाँ का O SO2 एक H, और यहाँ का Cl HCl। क्या बनेगा बच्चों, RCl बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस जो है आपका HCl बनेगा। देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों गैसेस हैं, इसीलिए ये जो है दोनों एस्केप कर जाती हैं। जो अल्काइल हैलाइड मुझे मिलता है वो एकदम प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है, इसीलिए डार्जेंस प्रोसेस को बोला जाता है कि ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, राइट। बात समझ में आ गई। चलिए तो हम क्या कहेंगे, डार्जेंस प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, राइट। अल्काइल हैलाइड्स बिकॉज बोथ बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस व्हिच आर एस्केप। आसानी से ये क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ PCl3। बच्चों एक नोट पॉइंट लिखिए यहां पर, जरा नोट पॉइंट की मैं आपसे बात करूं, इस नोट पॉइंट का काफी यूज होगा आगे। तो ये है अपना नोट पॉइंट। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी PCl3 के साथ किसी की रिएक्शन कराई जाए तो आप बाई प्रोडक्ट H3PO3 जरूर निकालिएगा।
PCl5 के साथ कराई जाए तो आप POCl3 प्रोडक्ट जरूर निकालिएगा। अगर ये बात आप याद रखोगे, कहीं एक आध जगह चेंज आएगा थोड़ा बहुत, अगर ये बात याद रखोगे तो आसानी से आप जो है रिएक्शन को बना पाओगे और रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, जैसे देखो यहां पर बात की जा रही तो अल्कोहल से ही तो चल रहा है ना, तो ROH प्लस PCl3 क्या निकालना है आपको? कुछ नहीं पता, आपको ये पता कि मुझे H3PO3 निकालना है क्योंकि रिएक्शन PCl3 के साथ हो रही। तो बेटा बैलेंस करो जरा, 3 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन करने के लिए 3 बैलेंस कर लो। ठीक, एक फास्फोरस बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 बैलेंस है, बच्चे 3R और 3Cl। यार क्या बन गया? सीधे सीधे बताओ, 3RCl। सर गंदा गंदा ना बनाओ प्लीज, ठीक, गंदा गंदा ना बनाओ। ठीक है, देखो जरा क्या बन जाएगा, 3RCl। बताओ यार रिएक्शन आसान हुई कि नहीं हुई? रिएक्शन आसान तो हुई ना। PCl5 के साथ करा के देख लो जरा क्या कर रहा है, ROH प्लस PCl5 बनाएगा क्या ये मेरा? देखो जरा, एक तो तुम्हें POCl3 निकालना है बिना कुछ सोचे समझे, निकाल दिए। P हो गया, O हो गया, Cl 3 निकल गए। यार अब तो बचे 2 Cl, एक H एक R, एक RCl बना दो, एक HCl बना दो, बात ही खत्म। एक RCl बना दो, एक HCl बना दो, बात खत्म। तो इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? तो ये वो सारे मेथड है बच्चों जिन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के थ्रू अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अल्कोहल से हमने बना लिया किसको? अल्काइल हैलाइड को। बस आइए अब थोड़ी सी और बातें करते हैं, एल्केन्स से बनाते हैं बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के फ्री रेडिकल से हम लोग ने हैलोजिनेशन करा के बनाया था। जैसे CH4 की मैं बात करूं, क्लोरीनेशन कराते थे, इसका पढ़ा है आप लोगों ने एल्केन वाले चैप्टर में। CH3Cl बनता था, प्लस में क्या बन जाता था? HCl। ये रिएक्शन 4 बार हो सकती थी, ठीक है ना, बात क्लियर हुई? अच्छा, उसके बाद मान लो कि मैं कोई ऐसा एल्केन ले लूं, ब्यूटेन ले लूं, CH3 क्या ले लूं बेटा? मैंने यहां पर ले लिया, ये तो हो गया फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में, पूरा साफ हो गया। चले मैं दोबारा लिख दूं, CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बनाता है CH3Cl प्लस बनता है HCl। मैंने कहा ब्यूटेन ले लिया मैंने, CH3 CH2 CH2 CH3 और Cl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बेटा? यहां पर मैं यहां से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता हूं, यहां से भी। अगर यहां से करूं एक ही बात होगी, यहां से करूं तो दूसरी बात होगी, लेकिन यहां से सेम बात होगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट हम कैसे बताएंगे जरा ध्यान दो। देखो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैं दोनों बना के बताता हूं आपको। एक तो बनेगा मेरे पास CH3 CH2 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 Cl, ये बनेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा मेरे पास बनेगा CH3 CH2 CH Cl CH3, यही तो बनेगा ना, ये बनेगा। अब इन दोनों में मेजर कौन सा होगा भाई? देखो सेकेंडरी वाला जो होता है वो क्या होता है? मेजर होता है। तो बताओ ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, राइट। सेकेंडरी वाला मेजर होता है तो ये हो जाएगा क्या? मेजर। बात समझ में आई? क्यों मेजर? अच्छा, आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा है, अगर बेटा यहां से निकाल के बना रहे हो तो बताओ यहां फ्री रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा? वो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई? ठीक है, अगली बात है फ्रॉम एल्किन्स। देखो एल्किन्स से तो वैसे बहुत सारी हैं, मैं एक छोटी सी रिएक्शन आपको बता दे रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा है मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रिएक्शन, HCl, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इसमें रिएक्शन कराओगे तो CH3 CH2 Cl। मैंने एक बता दी, बाकी आपने एल्कीन में बहुत सारी पढ़ी है, तो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी से आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक। इसके बाद एक नेम रिएक्शन आती है हमारे पास, कई सारी नेम रिएक्शन इस चैप्टर में मिलेंगी हमें। फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, किसी भी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। जब किसी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन कराते हैं तो हमारा जो आयोडाइड है वो बन जाता है, क्योंकि जो हमने अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लिया वहां का क्लोरीन या ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होकर के आयोडीन आ जाता है NaI में से, और बाकी NaCl या NaBr निकल जाता है। तो इससे हमारा हैलोजन का हो जाता है एक्सचेंज, इसलिए बोला जाता है इस रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कैसे करेंगे देखेंगे। ये मेरे पास RX है, और याद रहे ये X मेरा Cl हो सकता है या Br हो सकता है, ठीक। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? सोडियम आयोडाइड के साथ करानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन करानी है। किसकी प्रेजेंस में करानी है? ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करानी है। होगा क्या? कुछ नहीं, सिंपल सा तोड़ो और जोड़ो, माइनस प्लस, तो RI बन जाएगा, RI बन जाएगा प्लस Na। अगर मैंने X लिया तो NaX, अगर Cl लेता तो NaCl NaBr बन जाता। बात आई समझ में बच्चों? क्लियर हुआ? चले, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है हमारी कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, IIT में पूछी जा चुकी है 2 बार ये, ठीक है ना। तो देखो इसमें होता क्या है, ये रिएक्शन मेनली हम यूज करते हैं एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए। किसके लिए? एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। एल्काइल फ्लोराइड्स जो होते हैं वो इस रिएक्शन से बनाए जाते हैं। बनाए किससे जाते हैं? फिर वही बात कहूंगा मैं, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड कौन कौन से? जैसे RX RX, X जो होगा यहां पर Cl और Br हो सकता है, ठीक है ना। I भी ले सकते हैं यहां पर। तो जो है हमारा, जब हम हैवी मेटल
फ्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं RX की, तो हमारा बन जाता है RF, मतलब एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जो एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं वो इसी रिएक्शन से बनते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। होती किसके साथ है? RX के साथ। X हमारा ClBr होता है, मेनली I भी हो सकता है, बट इसकी रिएक्शन जो होती है हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं। हैवी मेटल फ्लोराइड लाइक जैसे कि AgF है, COF2 है, HgF2 है, SbF3 है, यही NCERT में लिखे हैं, वही हमने यहां पर लिखे, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? व्हेन एल्काइल क्लोराइड्स एंड एल्काइल ब्रोमाइड्स आर रिएक्ट्स विद मेटल फ्लोराइड, मेनली क्लोराइड और ब्रोमाइड लेना है आपको, ठीक है ना, लाइक AgF, COF2, HgF2 और SbF3 की प्रेजेंस में टू फॉर्म एल्काइल फ्लोराइड्स, ठीक है ना। तो क्या होता है जरा देखेंगे, मैंने कहा RX लेना है, X यहां पर बच्चों क्या हो सकता है? Cl या Br हो सकता है, ठीक, यही लेना है। और वैसे भी आप फिंकरस्टीन में भी यही ले रहे हो तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इसकी रिएक्शन मैं किसी के साथ इनमें से करा दूं, AgF ले लिया मैंने, आसान पड़ेगा, ठीक। यहां से देखो माइनस प्लस करके काम चला लो, तो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, ये रिएक्शन होगी हमारे पास, बताओ RF बनेगा, AgX बनेगा, तो ये बन गया मेरे पास RF मतलब एल्काइल फ्लोराइड, प्लस बन गया मेरे पास AgX, क्या बन गया? AgX। इसमें देखो ये मेनली जो है बनाया जा रहा है हमारा एल्काइल फ्लोराइड। तो बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पूछा था, डार्जेंस प्रोसेस बोले थे। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड पूछ ले तो फिंकरस्टीन हो जाएगा। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स पूछ ले तो आपका ये हो जाएगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स कौन सा है? श्वार्ट्ज रिएक्शन है। बात समझ में आई बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? हुन्स-डीकर रिएक्शन की। तो देखो हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, लास्ट मेथड है ये हमारे पास। हुन्स-डीकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट रिएक्शन करता है किसके साथ? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। मैं कह रहा हूं बेटा CH3COOAg ये रिएक्शन करता है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। किसके साथ? CCl4 के साथ। तो इस रिएक्शन से होता क्या है, एक तो मेरे पास यहां से CO2 निकलता है, यहां से AgBr निकलता है, यहां से जो Br बचा होगा वो इसके साथ जाता है, मतलब प्रोडक्ट बनता है CH3Br, प्लस में निकलता है CO2 और प्लस में निकलता है AgBr। क्या निकलता है? AgBr बनता है। बात समझ में आई? अब यहां से रिमूवल हो रहा है CO2 का, इसीलिए इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, आपने सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था एल्केन्स में। CO2 का रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन होता था, यहां पर CO2 के ही फॉर्म में हो रहा है CO2 का रिमूवल, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? डीकार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों ये सारे थे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या चीजें? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी? हैलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स क्या होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट आपने बार बार पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट हमारा सेम हो जाए, मतलब आइसोमेरिक कंपाउंड्स पाए जाएं, तो आइसोमेरिक कंपाउंड्स में हमें देखना है इन द आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप, हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? BP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? ब्रांचिंग। क्या चीज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बार बार पढ़ा बच्चों, हमने बार बार पढ़ा इस बात को, ठीक है। जैसे मैं बॉइलिंग पॉइंट के कुछ ऑर्डर बना दूं आपके सामने, मैंने कहा मेरे पास है C2H5Cl, मेरे पास है C3H7Cl, मेरे पास है C4H9Cl, मेरे पास है C5H11Cl। बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो बच्चों सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसी का होगा। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद मैंने कहा कि मैं बना दूं मान लो नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड। मैंने कहा मैं बना दूं आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, मैंने कहा मैं बना दूं नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। एक कार्बन कम हो गया है तो इसको 5 कर लो, ठीक है बच्चों। CBr, तो ये हो गया मेरे पास नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो ये है मेरे पास नॉर्मल, ये है मेरे पास आइसो, ये है मेरे पास नियो, राइट। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? नॉर्मल का होगा, क्योंकि ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर आइसो का, फिर उसके बाद नियो का। अब बच्चों अगर मान लो कोई हमारे पास एल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, हैलोजन को चेंज कर दे, ठीक, तो हमें वही लगाना है मॉलिक्यूलर मास। देखो मेरे पास RI हो, RBr हो, RCl हो, RF हो, यहां पर क्या है? एल्काइल ग्रुप तो सेम है, हैलोजन एटम डिफरेंट है, तो हैलोजन का भी मास तो होगा ना, जो इनका एटॉमिक मास है उसी के बेसिस पर लगाएंगे, इसका मास ज्यादा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये सारे के सारे हैं आपके किसके ऑर्डर बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या सीखना है? बस एक छोटी सी बात सीखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जो कि आपको मैंने एल्केन में भी सिखाया था और यहां पर भी सिखा दिया। इसके बाद आते हैं बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो ध्यान देना, मैं कहूं मेरे पास CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है।
बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो दिमाग लगाओ, सोचो मेरी बात सुनो बेटा। इधर देखो, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज अगर बड़ा है तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और आपने रिएक्टिविटी भी पढ़ी थी कि आरआई की ज्यादा हुआ करती थी। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड छोटा, बॉन्ड मजबूत आसानी से टूटेगा नहीं, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या ज्यादा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये बनने वाला है। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? क्लियर हुई। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, और ये जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। कैसा होगा? इंपॉर्टेंट होगा। बात समझ में आती है? देखो डाइपोल मोमेंट में क्या है आपको ये समझना है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के। किसके? पोलैरिटी। या मैं ये कह सकता हूं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हमारी हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारा डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करना चाहिए। बट यहां पर नॉर्मल ट्रेंड नहीं मिलता है, उस बात को आपको समझना है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने कहा डाइपोल मोमेंट डिक्रीज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम डिक्रीजेस बट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। तो मेरा ऐसे तो अगर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट बच्चों ये होना चाहिए था, CH3F सबसे ज्यादा, CH3Cl, फिर उसके बाद CH3Br, फिर इसके बाद लास्ट में CH3I होना चाहिए था। बोलो यही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। बट ये ऑर्डर जो है मेरा गलत है। ठीक, क्यों गलत है? सही ऑर्डर इसका बनेगा CH3Cl, फिर CH3F को साफ साफ लिखो, CH3F, राइट, CH3F, फिर उसके बाद CH3Br और फिर इसके बाद CH3I होगा। ठीक है। अब ऐसा देखो क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फ्लोरीन है इसका साइज छोटा, इसके ऊपर 3 लोन पेयर पाए जाएंगे, तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट होगा कम। और जब क्लोरीन पे जाएंगे तो साइज जाएगा बढ़, और लगभग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तो आएगा, बट इसके साइज की वजह से ऐसा होगा। तो आप इसका रीजन दे सकते हो ड्यू टू ग्रेटर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ ऐसा हुआ है, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, वहां रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर 3-3 पाए जा रहे हैं फ्लोरीन के ऊपर। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू ग्रेटर कार्बन क्लोरीन, ड्यू टू ग्रेटर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू ग्रेटर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा बच्चों। अगला पॉइंट है अपने पास डेंसिटी का। तो डेंसिटी बच्चों हमेशा आप लोगों ने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जिसका मास ज्यादा उसी की डेंसिटी ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा कि RI की सबसे ज्यादा, फिर RBr की, फिर इसके बाद RCl की, फिर इसके बाद RF की। इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझाया जाए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास सबसे ज्यादा RI का, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का। जैसे जैसे मास डिक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइल हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी की, है ना? तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है बच्चों? सॉल्युबल कोई भी किस में होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको सॉल्युबल होना चाहिए था पानी में। ठीक, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कम कम सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से पोलर है, पानी भी पोलर होता है, तो पोलर पोलर में सॉल्युबल होता है, तो ये थोड़े थोड़े से सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनके लोअर मेंबर थोड़े ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे आपका नॉन पोलर ग्रुप एल्काइल ग्रुप बढ़ता है तो वो वाटर रिपेलिंग ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, तो इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी घटती जाएगी। मतलब लोअर एल्काइल हैलाइड जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे पानी में, बट जो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज होगी, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पाई नहीं जाती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती तो आपको देखने के लिए मिलता कि ये कंप्लीटली सॉल्युबल होते, है ना? ये लेस सॉल्युबल होंगे। अल्कोहल में जाओगे वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, थोड़े ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एल्काइल हैलाइड के कंपेयर में, बट जैसे जैसे वहां पर भी एल्काइल ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी का यहां से लेकर लास्ट तक जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब तक एक ही बात कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जैसे जैसे नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है ना? चले तो देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर कंपाउंड्स बट दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? बहुत कम सॉल्युबल होते हैं या तो फिर इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? चलिए इसके बाद ये चीजें हमारी खत्म हो जाती हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर। किस पर आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें 3 तरीके की रिएक्शंस पढ़नी है। एक तो पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपकी SN1 रिएक्शंस भी होती थी, SN2 रिएक्शंस भी होती थी। SN1 और SN2 की पूरी बातें, डिफरेंस जो भी चीजें थी, सारी रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है, इसलिए मैं यहां पर उस पार्ट को स्किप करूंगा। कुछ जो है यहां पर रेसमिक मिक्सचर वाली चीजें थी, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें थी, वो मैंने आपको पूरी की पूरी आइसोमेरिज्म में पढ़ाई है, इसलिए उस वाले पार्ट को भी मैं यहां पर स्किप करूंगा। ठीक है ना? चलिए तो हम डायरेक्टली आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे और रिएक्शंस विद मेटल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहली बात हमें पढ़नी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर होता है। क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर होता है, मतलब एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ये यहां इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप पढ़ोगे, तो मैं सारे के सारे रिएजेंट्स जो भी यूज किए जा सकते हैं RX को ROH में कन्वर्ट करने के लिए, सारे मैं यहीं पर लिख देता हूं, राइट?
सारे एक एक करके मैं यहीं पर लिख देता हूं। जैसे मैं कहूं कि ये रिएक्शन आपकी एक्वस KOH से हो सकती है, याद रहे अल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते, अगर अल्कोहलिक KOH लोगे तो एल्कीन बना के देगा, क्योंकि वहां पर आपका अल्फा बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, ये आपने एल्कीन्स में पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। एक्वस NaOH भी ले सकते हो तुम, एक्वस NaOH ले सकते हो आप बच्चों। मॉइस्ट Ag2O भी ले सकते हो, अभी इसकी रिएक्शन आगे मिलेगी आपको देखने के लिए। मॉइस्ट Ag2O आप यहां पर एक्वस NaHCO3 भी ले सकते हो, ठीक है ना, एक्वस NaHCO3, या आप एक्वस Na2CO3 भी ले सकते हो, ठीक है ना, या एक्वस K2CO3 भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, और एक्वस K2CO3 ये भी ले सकते हो। तो बस ये मेथड होंगे आपके पास हाइड्रोलिसिस के। RX जो है वो आपका क्या करेगा, ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मॉइस्ट Ag2O लिया है बेटा, इसमें जो मिलता है बेसिकली रिएक्शन आपकी AgOH के साथ होती है। कैसे, क्योंकि देखो मॉइस्ट है ना, Ag2O है, मॉइस्ट है मतलब पानी होगा इसमें, ठीक। इसका ये जो O है यहां दो तो दो OH हो जाएंगे, और ये दो Ag, तो बताओ क्या बन जाएगा, 2AgOH बन जाएगा कि नहीं। तो बेसिकली वो जो रिएक्शन होती है वो AgOH के साथ में होती है, ठीक है ना। बात आई समझ में, बात आई समझ में। चलिए ये हो गई हाइड्रोलिसिस की बात। अगर आप कहो तो एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, एक नहीं कई सारे एग्जांपल लेके दिखाते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने कहा मेरे पास C2H5Cl है, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है एक्वस KOH के साथ। किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। तो ये बन जाएगा मेरा C2H5OH प्लस में क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, KCl। देखो ये तो बात है सिंपल सी है ना, KCl निकालो, चाहे तुम जो है यहां पर अगर NaOH लेते तो NaCl निकाल देते, है ना, सिंपल सी बात। तो यहां पर तुम क्या निकालोगे, KCl निकालोगे बच्चों, क्या निकालोगे, KCl। सिंपल सी रिएक्शन है, तोड़ जोड़ करके भी कर सकते हो तुम इस बात को, ठीक। अच्छा इसके बाद में मैं आपसे कहूं कि अगर मेरी रिएक्शन इसके साथ हो रही है CH2, ये X है मेरे पास, ये X है, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं एक्वस NaOH के साथ। किसके, एक्वस NaOH के साथ। तो क्या होगा, दो NaOH रिएक्शन करेंगे, दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या लगा देंगे, OH, क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, CH2OH लग जाएगा, प्लस में क्या 2NaX निकल जाएगा। बात समझ में आई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिस डाइऑल, क्योंकि बिस्नल है ना, तो ये हो जाएगा बिस डाइऑल, राइट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर बेटा मैं जैमिनल ले लूं, क्या ले लूं, जैमिनल ले लूं, तो देखो जरा क्या होगा, CH3CHXX, यहां से एक्वस NaOH सेम रिएक्शन करा लो बेटा, यहां से क्या होगा, दोनों जगह पर OH लगेगा, मतलब CH3CHOH OH बनेगा, राइट। यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, स्टेबल नहीं होता, मैंने आपको बार बार बताई ये बात। तो बताओ बेटा CH3CHO बनेगा क्या यहां से, बिल्कुल बन सकता है। बात समझ में आई, मतलब यहां से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। अगर बेटा मैं ऐसा ले लूं, अगर CH3CXX ऐसे करके मैं ले लूं कोई कंपाउंड, तो बेटा इससे कीटोन भी बना सकते हो तुम, एक्वस NaOH, ठीक है। तो देखो जरा, दो OH यहां पर जोड़ोगे, क्या करोगे, दो OH यहां पर जोड़ोगे आप, कैसे जुड़ेंगे देखना जरा, यहां पर सुनना मेरी बात को। देखो CH3COH OH और CH3 है ना, एक कार्बन पर दो OH तो रह नहीं सकते, एक H2O निकालना है। निकालोगे जरा माइनस H2O करके, तो देखो यहां पर क्या ऑक्सीजन बचा, तो क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा CH3COCH3 अपना एसीटोन। क्या बन जाएगा बेटा, अपना एसीटोन। बात समझ में आई, बात एकदम क्लियर हो रही है। तो ये आपके पास हो सकती है हाइड्रोलिसिस। अब इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोलिसिस हम लोग जो है यूज कर सकते हैं बिस्नल और जैमिनल डाइहैलाइड को अलग करने के लिए। देखो बिस्नल कुछ और दे रहा है, जैमिनल कुछ और दे रहा है ना, तो बिस्नल और जैमिनल डाइहैलाइड को अलग करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस को। तो हाइड्रोलिसिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिस्नल डाइहैलाइड एंड जैमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद ये जो रिएक्शन आपकी लिखी है, रिएक्शन विद KCN और रिएक्शन विद AgCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, जो लगता है वो नहीं होता, ठीक है। KCN में तो सब कुछ सही है, लेकिन AgCN के साथ में वो नहीं होता। तो पूरी बात को समझना, मैं पहले रिएक्शन लिख दूं आपको, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों RX रिएक्शन करता है आपका KCN के साथ, KCN के साथ बनाता है ये RCN। क्या बनाता है, RCN बनाता है, जिसको हम एल्काइल साइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइल साइनाइड बोलेंगे, राइट। यही सेम चीज जो है रिएक्शन में इधर भी करा लेता हूं। RX की रिएक्शन किसके साथ करानी है, AgCN के साथ करानी। और यहां पर बच्चों ये RNC बनाता है, आइसोसाइनाइड। क्या बनाता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्यों होता है आखिर ऐसा, उस बात को अच्छे से समझिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए परेशान मत होइए, मैं आपको समझा रहा हूं, बस आप खाली समझिए। देखो यहां जो KCN है बच्चों, याद रखिएगा ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा है, आयनिक कंपाउंड। जबकि ये जो AgCN है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हो बच्चों, ये है आपका कोवलेंट कंपाउंड। कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है, राइट। अब ये आयनिक है, ये आपका कोवलेंट है, तो इससे होगा क्या, जब ये आयनिक है तो ये जो मेरा KCN है वो सिंपली ऐसे करके टूटेगा, K प्लस में प्लस CN माइनस, बट
सी पर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? सी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पाया जाएगा। मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, बट इलेक्ट्रॉन रिच होना एक अलग बात है। और कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन जो है इसकी लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन के कंपेयर में। किसकी? कार्बन की। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो नेगेटिव रखना नहीं चाहेगा। भाई नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के लिए कितना प्यार है उसके पास, तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन के लिए कम प्यार है, तो कार्बन तो इसको जल्दी से निकालना चाहेगा। मतलब ये अपने साथ में बॉन्ड बनाना चाहेगा। ये सी के साथ में बॉन्ड बनेगा, देखो आर के बन गया, आरसीएन बनेगा, नॉट आरएनसी बनेगा इस केस में। ठीक, तो क्या होता है, हम ये कह सकते हैं, अच्छा जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी एक के पास में दो दो चीजें हो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो, तो उसको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते थे। किसमें? रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो ये जो है मेरा वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, बट एट अ टाइम कोई एक ही देगा, देने की कैपेबिलिटी दोनों में। तो क्या मतलब है यहां? ड्यू टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द एल्काइल साइनाइड। इसी वजह से ये क्या बनाता है? एल्काइल साइनाइड बनाता है। ठीक है ना? बनता थोड़ा बहुत आइसोसाइनाइड भी है, बट मेजर ये होता है हमारा। ठीक है ना? मेजर इसके केस में ये होता है। बात समझ में आई? अब ये जो AgCN है, ये है हमारा कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट होने की वजह से ये जब कोवलेंट होगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इस तरीके से आएगा, तो पार्शियल नेगेटिव है। अब यहां पर जो है कोवलेंट होने की वजह से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देखो, ओनली नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट गिव द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो इस केस में नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखो, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। ऐसा नहीं है कि यहां बिल्कुल एल्काइल साइनाइड नहीं बनेगा, बनेगा, बट मेजर ये होगा। बातें समझ में आई कि क्यों ऐसा हो रहा है? यहां पर कार्बन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, कार्बन ने दिया इसीलिए आरसीएन बना, और यहां पर नाइट्रोजन ने दिया बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए आरएनसी बना। तो याद क्या रखना है आपको कि एल्काइल साइनाइड जो बनते हैं वो बनते हैं केसीएन के साथ आरएक्स की रिएक्शन से, और एल्काइल आइसोसाइनाइड जो होते हैं वो बनते हैं AgCN की रिएक्शन से विद एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। चले इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं KNO2 की और AgNO2 की। तो बेटा रिएक्शन विद KNO2 और रिएक्शन विद AgNO2, इसको भी बड़े अच्छे से समझिए। तीन रिएक्शन होती हैं, तीनों रिएक्शन को हमने एक साथ यहीं पर इकट्ठा करके आपको बताया है, तो ध्यान देंगे जरा, समझेंगे। रिएक्शन विद KNO2, अब देखो KNO2 ये फिर कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड होगा, राइट? ये है अपना आयनिक। जबकि AgNO2 की मैं बात करूं तो ये कैसा होगा? ये होगा कोवलेंट। कैसा होगा? कोवलेंट होगा, राइट? कोवलेंट हो गया। अब देखो यहां से जो KNO2 होता है वो तो ऐसे करके KON डबल बॉन्ड O ऐसे करके होगा KNO2। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। बात को समझिएगा सही तरीके से। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में ये जब टूटेगा तो ये AgNO2 है, ये टूटेगा तो Ag प्लस बनाएगा प्लस NO2 माइनस बनाएगा, और ये N पर आएगा माइनस चार्ज। किस पर आएगा? N पर आएगा माइनस चार्ज। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? बाकी कोवलेंट है तो ऐसा नहीं कि खाली यही बनाएगा, बना तो दूसरा भी सकता है, मतलब Ag प्लस ONO माइनस, O पर माइनस बना सकता है। तो थोड़ा बहुत हमारा जो है क्या बनेगा? वो भी बनेगा। ये ऐसे भी टूट सकता है, मैं ये कह रहा हूं Ag प्लस प्लस O माइनस एंड डबल बॉन्ड O, ऐसे भी बन सकता है, बट ये कम होगा। इसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट नहीं, माइनर बनेगा, इसकी वजह से मेजर बनेगा। तो यहां का जो प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखें, जो यहां हमें प्रोडक्ट बनने वाले हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? तो देखो यहां तुम लोगे RX, क्या लोगे? RX, और जब तुम KNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें मिलेगा RON डबल बॉन्ड O, ये मिलेगा ना, जिसको एल्काइल नाइट्राइट बोलते हो। क्या बोलते हो? एल्काइल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? एल्काइल नाइट्राइट। जबकि यहां पर तुम RX की रिएक्शन कराओगे AgNO2 के साथ, तो यहां पर आपको RNO2 मिलेगा प्लस RONO भी मिलेगा, बट ये थोड़ा मिलेगा। ये तुम्हारा माइनर होगा और ये तुम्हारा मेजर होगा। ठीक, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन थी उसी की तरीके से ये रिएक्शन भी है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, इनको बोला जाता है नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस यहां पर पाए जाएंगे, इन डिफरेंसेस को आपको यहां पर सीखना था। बात क्लियर हुई? अच्छा, इसी तरीके से आओ बात करते हैं रिएक्शन विद मॉइस्ट Ag2O और रिएक्शन विद ड्राई Ag2O। मॉइस्ट Ag2O के साथ क्या होगा? ड्राई Ag2O के साथ क्या होगा? हालांकि मैं बता चुका हूं, मॉइस्ट Ag2O में से तो आपको मिलेगा क्या? OH माइनस। क्या मिलेगा? OH माइनस। हम कहेंगे RX जो है सिंपल सी रिएक्शन मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करेगा। मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि ये OH माइनस कहां से मिलेगा। ठीक है ना? चले फिर से कर दूं क्या? सर कर दीजिए। Ag2O प्लस H2O, क्योंकि मॉइस्ट है तो H2O होगा, ये बनाता है 2AgOH। जब इसको तोड़ोगे तो Ag प्लस मिलेगा प्लस OH माइनस मिल जाएगा। तो यहां से हमें जो मिलेगा वो OH माइनस मिलेगा। तो यहां से जो Ag प्लस मिला X के साथ AgX बनाएगा, और बाकी ये जो है वो ROH बनाएगा। तो हमें तो मेन इससे लेना देना है। ठीक है ना? ये क्या बना दिया? ROH बना दिया। बात समझ में आई?
ठीक है। अगर मैं यहां की बात करूं तो ड्राई Ag2O में क्या होता है, देखो ड्राई Ag2 में ये होता है RX प्लस, इसको ऐसे समझाएं हम आपको तो ज्यादा बेहतर है, RX प्लस Ag2O प्लस XR, ऐसे करके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। यहां से ये X और ये Ag क्या बन जाता है 2AgX, ये ROR बना देता है, क्या बना देता है ROR प्लस 2AgX बन जाता है, क्या बन जाता है 2AgX बन जाता है। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या बनता है, ईथर बनता है। ईथर के प्रिपरेशन में भी ये बात आप लोग पढ़ोगे कि ईथर बनाया जा सकता है। ड्राई Ag2O के साथ ईथर और मॉइस्ट Ag2O के साथ अल्कोहल मिलेगा। बातें क्लियर होती हैं? बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। चलिए इसके बाद आगे आते हैं, रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा? बड़ा सिंपल सी है, हुन्स-डीकर रिएक्शन इसको बोला जाता है। RCOOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है RX के साथ में, राइट? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ऐसे ही तो तोड़ोगे बेटा। ये AgX बन जाएगा, यहां से ईस्टर मिल जाएगा तुम्हें, RCOOR प्लस AgX। आई समझ में? छोटी सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या बना बच्चों? ये ईस्टर बना। क्या बना? ईस्टर बना। बात क्लियर है? क्लियर है। चलो आ जाओ, इसके बाद बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। और ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सारी नेम रिएक्शंस आप लोग पढ़िएगा, मैं बहुत सारी पढ़ा रहा हूं, पढ़िएगा इनको, मजा आएगा पढ़ने में। ये है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब याद करो जरा, SN2 मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? SN2 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ करता था वो हुआ करता था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो याद रहे कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड लेना है वो शुड भी प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं लेना, क्योंकि प्राइमरी के ही केस में आपको जो है ईथर मिलेगा, जो कि अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों बनाता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, है ना? तो जो हमें, अगर हमने क्या किया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिया तो हमें मेजर प्रोडक्ट एल्कीन मिल जाएगा, और टर्सरी लिया अगर तब तो कोई बिल्कुल जो है मेजर माइनर वाला सीन ही नहीं, सीधा सीधा एल्कीन मिलेगा। तो याद रहे कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती क्या है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। इसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है मगर होती भी आसान है। प्रिपरेशन इससे सिमेट्रिकल ईथर का भी कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर का भी कर सकते हैं, ठीक है ना? दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां अगर SN2 मैकेनिज्म है तो dx/dt मतलब रेट जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ये होगा RX और NU न्यूक्लियोफाइल, राइट? ये आपने पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, वहां का पार्ट है, वहां मैं बता रहा हूं। और रिएक्शन की जो वो होगी, अब जब इस पर भी डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी डिपेंड करेगा। अल्काइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी स्टेरिक हिंड्रेंस पर। मतलब ये कह सकते हैं, जैसे यहां लिखा भी है, चलो यहीं देख लेते हैं, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब जितना बल्की ग्रुप, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा होगा उतनी ही कम होगी रिएक्शन। कौन सी वाली? विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहां रिएक्टिविटी का ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। तो ये वाला हमारा होना चाहिए, ये और ये नहीं लेंगे विलियमसन। अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं, एल्कोक्साइड में तो तुम कुछ भी ले सकते हो, एलिफैटिक, एरोमेटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब इसकी जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, चलो जरा दिखाते हैं आपको, यहां पर सीखो। RX है मेरे पास बच्चों, ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ओनली। प्राइमरी होगा तो बहुत बेहतर है, ठीक है ना? सेकेंडरी होगा तो ईथर थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है ना? मेजर तो एल्कीन मिलेगा, बट प्राइमरी है तो 100% ईथर है, तो इसलिए प्राइमरी होना चाहिए। लेकिन ले सेकेंडरी भी सकते हैं, लेना हमें प्राइमरी ही होगा, ठीक है ना? RONA ये है सोडियम एल्कोक्साइड। इसका ये जो R है ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, इवन कोई एरोमेटिक भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से तो ना कि अनसिमेट्रिकल मिल जाता है, इसी वजह से तो अनसिमेट्रिकल मिल जाता है, नहीं तो अनसिमेट्रिकल थोड़ी ना मिलता। अब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। होगा क्या यहां से रिएक्शन में? देखो जरा क्या होगा। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन तो आसान है, उसमें कुछ नहीं है। और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस ROR बनेगा, NaX निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ROR प्लस में निकल जाएगा आपका NaX। तो रिएक्शन तो इतनी आसान होती है। आओ इसको एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, ठीक है? मैंने कहा मेरे पास है C2H5Br प्लस मैंने ले लिया C2H5ONA। कौन सी रिएक्शन? विलियमसन सिंथेसिस। NaBr निकाल दो, बाकी इनको जोड़ दो तो बन जाएगा C2H5OC2H5 प्लस में निकल जाएगा आपका NaBr। क्या निकल जाएगा? NaBr। ये कैसा है? सिमेट्रिकल। कैसा बना है? सिमेट्रिकल बना है, राइट? अच्छा, मैंने कहा मेरे पास है C2H5Br और ये है मेरे पास CH3ONA, राइट? इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो बेटा NaBr निकाल दो, बन जाएगा C2H5OCH3
प्लस NaBr। ये कैसा बना है तुम्हारा? तो आप कहोगे कि सर ये तो अनसिमेट्रिकल बना है। मतलब सिमेट्रिकल भी बना सकते हो और अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो इससे, है ना। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड जो होते हैं ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देते हैं। डू नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहां पर रिजोनेंस पाया जा रहा है, रिजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड बिकम शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, जिसकी वजह से ये नहीं दे पाएंगे। अब देखो टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं SN1 के लिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन दे देते हैं। टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फॉर द एंड फॉर्म एल्कीन्स। तो बताओ टर्सरी वाले क्या बना देंगे? एल्कीन बना देंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए, ठीक है ना। हम लोगों ने पीछे एल्कीन में ये बातें पढ़ी हैं, CH3, आगे अल्कोहल में भी पढ़ोगे ये बात। CH3 ये है टर्सरी एल्काइल हैलाइड, इससे क्या होगा? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा। मतलब ये यहां से ये निकाल देगा किसकी प्रेजेंस में? किसी RONA की प्रेजेंस में, या मैं कह दूं कि C2H5ONA की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये होनी चाहिए थी विलियमसन, लेकिन विलियमसन ना होकर के यहां पर बनेगी एल्कीन। इसीलिए तो हम लोग क्या नहीं लेते हैं? टर्सरी नहीं लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगी आपके पास एल्कीन, राइट। क्या बन गया? एल्कीन। तो इसीलिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड आप नहीं ले सकते हो। मैंने बताया भी था आपको कि क्यों नहीं ले सकते हो। अब क्या समझ में आएगी बात? यहां पर देखो समरी लिख देता हूं मैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर आपने लिया है RONA के साथ ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और ROR बनाएगा, ईथर बनाएगा, ठीक है ना, ईथर बनाएगा। और या ROR नहीं, खाली ईथर लिख लो, क्योंकि कौन सा ROR मिलेगा कौन सा ईथर मिलेगा ये तो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा ना कि उसके एल्काइल ग्रुप्स कौन कौन से लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां सिर्फ ईथर लिख लो, ईथर मिलेगा तुम्हें। अगर तुम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लोगे, क्या लोगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लोगे, सेम रिएक्शन RONA के साथ कराओगे, तो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी वो SN2 नहीं होगी, यहां पर तुम्हें एल्कीन भी मिलेगा और ईथर भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। बट मेजर कौन सा होगा? ये एल्कीन जो है ये मेजर होगा, तो इसीलिए हम सेकेंडरी भी नहीं लेते। और अगर टर्सरी कराओगे तो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन मिलेगी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो ये समरी वाइज इसलिए लिख दिया कि आपको अगर याद करना हो चीजें तो आप याद भी कर लो, बाकी मैंने तो आपको समझा दी हैं चीजें, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एल्कीन मिलेगा। तो जब एल्कीन ही मिलेगा तो काहे का मेजर, काहे का माइनर। और यहां पर क्या होगा? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कैसे होगा वो मैंने आपको यहां दिखाया, ये रही रिएक्शन आपकी, क्लियर है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की बात थी, क्लियर हो गया। क्वेश्चन एक कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है, R बार छोड़ो, एक कंपाउंड लेते हैं। मेरे पास है CH3 CHCl CH2 CH3, राइट, ये है मेरे पास में। अब इसका मुझे रिएक्शन RONO के साथ कराना है, RONA, ठीक। तो विलियमसन होगी, सेकेंडरी है, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे कि 3 प्रोडक्ट मिलेंगे कि कितने मिलेंगे, ठीक है ना। और फिर उसमें मेजर कौन सा होगा? देखो सबसे पहली चीज, अगर ये विलियमसन कराए तो क्या बनाएगा? विलियमसन अगर कराएगा, विलियमसन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो तो आपका इस तरीके का होगा, OR यहां पर लग जाएगा ना, CH2 CH3, ये भी मिल जाएगा। अब एल्कीन अगर कराओगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन तो यहां से भी करा सकते हो, ये भी है आपके पास में, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन का जाना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और यहां से भी करा सकते हो। तो अब तुम्हें यहां पर मेजर और माइनर भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर तुम पहले वाले कार्बन से निकालते हो तो तुम्हारा बनेगा CH2 CH3, 1 ब्यूटीन ना, 1 ब्यूटीन बनेगा। अगर तुम निकालते हो दूसरे कार्बन से तो बनेगा तुम्हारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट, ये बनेगा तुम्हारे पास। देखो अगर यहां से निकालोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ये एल्कीन जो होगी मेरी मेजर। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बताना है तुम्हें वो ये वाला बताना है। कौन सा बताना है? ये वाला बताना है मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? अब देखो एल्की सेकेंडरी के केस में एल्कीन मेजर होता है, लेकिन एल्कीन में भी 2 बने अगर तो मेजर देखना पड़ेगा। तो ये बात होती है आपकी, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो 6 पाए जा रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, राइट। इसको देखोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसीलिए मेजर आपका कौन सा होगा? 2 ब्यूटीन होगा। कौन सा होगा बच्चों? 2 ब्यूटीन आपका मेजर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। तो देखो जरा, अमोनिया के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा? अमोनिया के साथ तो क्या है? RX है हमारे पास, रिएक्शन इसकी अमोनिया के साथ करानी है NH2H करके, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है मेरे पास माइनस, ये है प्लस। बस सिंपल सा तोड़ तो दिया है, जोड़ दो, RNH2 बनेगा, RNH2 बनेगा प्लस HX बनेगा, राइट, ये HX बनेगा। लेकिन देखो एग्जांपल अगर इसका लोगे तो तुम्हारी रिएक्शन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाएगी। CH3X लिया तुमने, रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई NH2H के साथ, ठीक है ना। क्या बनाएगा ये? RNH2 प्लस HBr बनाएगा, RNH2 प्लस HBr बनाएगा। अभी ये जो बना है इसकी फिर रिएक्शन तुम कराओगे, RNH2 प्लस
NH3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो यहां से फिर एक H जो है रिप्लेस होगा और किसको लगा देगा, अच्छा एक मिनट, CH3X के साथ, CH3Br के साथ रिएक्शन कराओ तुम। एक काम करो, कुछ चीजें जो है वहां Br लिखे हो यहाँ X लिखे हो तो ये गलत है। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ नहीं, अमोनिया के साथ तो एक ही बार होगी, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है CH3Br के साथ में। किसके साथ बच्चों, CH3Br के साथ। मान लो इस CH3Br को एक्सिस में लिया हुआ है तुमने, CH3Br के साथ। ये क्या करेगा, फिर एक हाइड्रोजन के साथ HBr निकालेगा, फिर एक यहाँ पर CH3 जोड़ देगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर R क्यों लिखे तुम, जनरल लिखते तो R भी लिख सकते थे। इधर जब CH3 लिया है बेटा तो इधर भी CH3 ले लो, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी चीजें। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी फिर CH3 लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जो प्रोडक्ट वहां बने हैं वही तो उठाओगे। तो यहां पर भी CH3 ले लो, या R लिख के भी सीख सकते हो, कोई वो नहीं है उसमें, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस 2 बार और यहाँ NH बचेगा, प्लस में क्या HBr निकल जाएगा। अभी तो हाइड्रोजन फिर है इसके पास, तो ये फिर रिएक्शन करेगा। कैसे करके देखो, CH3 का होल ट्वाइस NH प्लस CH3Br प्लस CH3Br, फिर रिएक्शन किया तो ये बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस N प्लस HBr। अभी एक बार और होती है रिएक्शन इसमें, CH3 का होल थ्राइस बच्चों, लेकिन ये अल्कोहल में अगर रिएक्शन होगी तो यहीं पर रुक जाएगी, आगे नहीं होगी फिर, ठीक है ना, CH3Br। लेकिन अब की बार यहां पर HBr नहीं निकलेगा, क्या होगा, CH3 का होल 4 NBr, ऐसे करके बनेगा, ठीक है ना। यहां पर प्लस यहां पर माइनस, ऐसे बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एमीन्स में ये फिर मिलेगा आपको, याद रखेंगे ये चीजें, क्योंकि एमीन्स में सारी चीजें लास्ट में जाकर के आपको पढ़ी लिखी मिलेंगी, ठीक है ना। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, बात समझ में आती है। तो ये है आपकी रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ जो रिएक्शन हो सकती थी, ठीक है। इस तरीके से हमारी न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस पर। किस पर बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शंस पर। एलिमिनेशन रिएक्शंस में याद रखेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब रिमूवल ऑफ HX होगा। मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूं, अल्कोहलिक KOH लेंगे या NaNH2 सोडामाइड लेंगे। आई मीन इसको जो है एल्कीन्स में आपको पढ़ाया जा चुका है, पूरा आप लोगों ने एल्कीन्स में पढ़ रखा है, ठीक। एक आध दो एग्जांपल लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं, बात खत्म करता हूं, ठीक। जैसे मेरे पास बच्चों CH3 CH2Cl हो और मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से, एक्वस KOH नहीं, अभी ऊपर पढ़ाया है, ठीक। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन देता है, एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक देता है। बात समझिएगा, यहां से Cl यहां से H जाएगा तो बन जाएगा तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में क्या HCl, सॉरी KCl, राइट, KCl। आई बात समझ में, क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। अभी रुको इसको सही करता है, देखो जरा क्या बनेगा, KCl और H2O बनता है यहां पर आपका जाकर के, ठीक है ना, KCl प्लस H2O, OH यहाँ का, H यहाँ का, H2O, K यहाँ का, Cl यहाँ का, KCl, ऐसे करके बनता है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग जो हैं HCl ही यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो वो गलत तरीका हो जाता है। K यहाँ का KCl, OH यहाँ का, H यहाँ का H2O, ऐसे करके बनता है। तो ऐसी रिएक्शंस आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी हैं, तो ढेर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं आगे की बात करते हैं। मान लो एक रिएक्शन आपको, जो मैं पीछे एल्कीन में भी आपको करा चुका हूं, वो रिएक्शन क्या होगी आपकी, रिएक्शन ये कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास CH3 CH, ये CH3, ये H, इधर ना लगा के इधर लगाओ नीचे, आगे कुछ और लगाना है, हाँ, आ जाओ भाई, CH CH2 CH3, ऐसे करके है इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ। तो बेटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना है हमें, है ना, क्या कराना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो कैसे होगा, देखो ये वाला है मेरे पास अल्फा, ये हो गया बीटा, ये भी हो गया बीटा, तो ये बीटा 1 मान लो, ये बीटा 2, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब उसमें तुम्हें जब 2 मिलेंगे तो मेजर और माइनर देखना पड़ेगा। यहां से मान लो तुमने क्या निकालना है, H। अच्छा यहाँ पर CH3 क्यों लोगे, CH3 ना लो, हैलाइड तो लो, तब तो बनाओगे बात, हेलोजन ले लो Cl, ठीक। तो यहां से तुम HCl निकालो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में, ठीक है ना। HCl का मतलब भाई KCl और H2O निकालो। और दूसरी चीज कहां से तुम यहां से निकाल सकते हो, तो कैसे क्या कर सकते हो तुम, यहां से तुम्हारी 1 ब्यूटीन बन रही है और 2 ब्यूटीन बन रही है, ऐसे देखो जरा, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। आपको लग रहा होगा सर अब तो सब कुछ ये रिपीट पढ़ा रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले तो यही बात पढ़ाई थी आपने। ये CH3, ये CH क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, बार बार पढ़े हो ये बात, ठीक। यहां पर है 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये होगा माइनर प्रोडक्ट, क्या
क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। बहुत बार पढ़े हो कि नहीं, कैसे नहीं समझ में आएंगी रिएक्शंस, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये है 1 ब्यूटीन, वो है 2 ब्यूटीन, बहुत बार हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी होती है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए रिएक्टिविटी टर्सरी अल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा होती है। आपने अभी ऊपर देखा भी था, फिर सेकेंडरी की, फिर उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। अगर मैं कहूं रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म, एल्कीन में पढ़ा था आपने। यहां ऑर्डर RI, RBR, RCl, RF होगा। RI में से जल्दी होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, RBR में से, फिर RCl में से, फिर उसके बाद RF में से होगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद बच्चों अगले पॉइंट पर आते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या चीज, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात करते हैं। वैसे देखो एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर एक रिएक्शन में से जैसे मान लो डाई हैलाइड में से करा दें, CH2Br, CH2Br, तो क्या होगा, ये क्या है, बिस्नल डाइब्रोमाइड है ना। अगर इसकी रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH के साथ करा दूं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, 2 बार होंगी वही चीजें, क्या 2 बार होंगी। जैसे मान लो यहां से एक बार निकलेगा, दूसरी बार निकलेगा, मतलब फाइनली जो यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो पहली चीज याद रखिएगा, पहला स्टेप आपका अल्कोहलिक KOH है, क्योंकि ये एक बार ही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा सकता है, 2 बार नहीं कराता है। दूसरी बार जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है तुम्हें, तो तुम्हें NaNH2 लेना पड़ेगा, सोडा माइड नहीं, सोडा, हाँ सोडा माइड लेना पड़ेगा, सोडा लाइम नहीं, ठीक है ना। तो ये कैसे बन जाएगा, मान लो CH2 और यहां पर डबल बॉन्ड CH और यहां पर Br, तो बताओ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, Br यहां से गया, H यहां से गया। अब जब दोबारा कराना है तुम्हें, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, NaNH2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, NaNH2। ये Br यहां से, H यहां से जाएगा, तो बताओ क्या निकलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बचेगा, प्लस में क्या आपका वही HBr या वही NaBr और NH3 निकाल दो, तो NaBr और NH3 निकाल दो, राइट, ये निकालोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। बात क्लियर हो गई। चलो इसके बाद हम बात करते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की, मतलब रिमूवल ऑफ X2 की। तो इसमें क्या होता है, रिएजेंट है हमारा अल्कोहलिक जिंक डस्ट, तो इसमें रिमूवल कराना है सिंपली, तो हम करेंगे CH2Br, CH2Br है ना, किसके साथ, अल्कोहलिक जिंक डस्ट के साथ, किसके साथ, अल्कोहलिक जिंक डस्ट के साथ। तो यहां से दोनों के दोनों Br आपके ZnBr2 के फॉर्म में निकल जाएंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके साथ में, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये मेरा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ZnBr2 निकलेगा, तो सीधा सीधा सा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया आपके पास में, ठीक है ना। अगर यही जैमिनल डाइहैलाइड ले लेते, हम क्या ले लेते बच्चों, जैमिनल डाइहैलाइड ले लेते, तो क्या हो जाता, देखो CH3CH Br। अब यहां से मैं जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराता, जिंक डस्ट कैसा है, अल्कोहलिक, कैसा है, अल्कोहलिक है। अब देखो यहां से भी Br निकलेगा, यहां से भी, तो क्या बनेगा, पहले ध्यान देना, यहां पर मेरे पास बनेगा CH3CH, ये बॉन्ड खाली, ये बॉन्ड खाली। इसमें हम क्या कराते हैं, इसका रीअरेंजमेंट कराते हैं, ठीक है ना। इसको यहां पर ले जाएंगे और इसका जो हाइड्रोजन है वो इस पर ले जाएंगे, तो इससे क्या बनेगा, क्योंकि ये तो अनस्टेबल होगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो जरा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कराया, हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कराया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ये क्या था, मेरा जैमिनल था, क्या था बच्चों, जैमिनल था। अगर तुम अल्फा ओमेगा के साथ करा दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मान लो अल्फा ओमेगा कैसा होगा, CH2 यहां पर हो गया तुम्हारे पास X, यहां पर हो गया तुम्हारे पास X, ठीक है। अब यहां से तुमने क्या लिया, अल्कोहलिक जिंक डस्ट ले लिया, क्या ले लिया, अल्कोहलिक जिंक डस्ट ले लिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हैलोजन निकलेगा और इन्हीं दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां से बन जाएगा आपके पास साइक्लोप्रोपेन, क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। देखो बेटा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, जब इसके और इस कार्बन के बीच में बनेगा तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, रिंग बन जाएगी आपकी। ये क्या था आपका, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, क्या था, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब अपना लास्ट टॉपिक आता है रिएक्शन विद मेटल्स, है ना। रिएक्शन विद मेटल्स में सिर्फ एक रिएक्शन आपको पढ़नी है, जो कि हमारी बनाती है क्या, सोडियम लेड सोडियम अलाय बनाती है, जिसको हम लोग टेट्राइथाइल लेड बोलते हैं। क्या होती है रिएक्शन, C2H5Cl, इसको 4 लेते हैं हम, टेट्राइथाइल लेड बनाना है ना, तो 4 इथाइल चाहिए होंगे, प्लस 4 Na और Pb लेते हैं, ठीक। इसकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन हो करके बनता है मेरे पास C2H5 होल 4, क्योंकि हो गया टेट्राइथाइल लेड Pb, ठीक है ना, टेट्राइथाइल लेड, प्लस में 4Cl 4 Na मिलकर के क्या बनाते हैं, 4 NaCl, क्या बनाते हैं, 4 NaCl। और Pb के साथ में क्या हुआ है, 4 Pb थे यहां पर, एक ही यूज हुआ है, तो 3 Pb हो जाते हैं अलग। ये होती है हमारे पास रिएक्शन टेट्राइथाइल लेड की, किसकी होती है, टेट्राइथाइल लेड की। बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने जो हमारे मोनोहैलाइड्स थे वो कवर कर लिए, और जो हमारे डाइहैलाइड्स थे वो कवर कर लिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे ट्राइहैलाइड्स की। किसकी बात करेंगे, ट्राइहैलाइड्स की। तो देखेंगे जरा, ट्राइहैलाइड्स जो होते हैं, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ
मीथेन इज कॉल्ड हैलो फॉर्म। जो हमारे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं मीथेन के, उनको हम बोलते हैं हैलो फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलो फॉर्म बोलते हैं। देखो अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मेरे पास CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। ठीक है ना? तो ध्यान देना, CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है ना? डज नॉट एग्जिस्ट। और ये जो CHCl3 और ये जो CHBr3 होता है, ये दोनों कलरलेस लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस लिक्विड। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो है आपका येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है? येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक, अगर रिएक्टिविटी की बात करूं मैं आपके सामने तो वही फिर CI, CBr, CCl और CF, यही तो होगी ना? यही तो होगी रिएक्टिविटी अपनी। ये तो बार बार पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक, चलो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं CHI3 है मेरे पास, CHI3 रिएक्शन इसकी छोटी सी मिसलेनियस रिएक्शन है, AgNO3 के साथ करते हैं। क्लोरोफॉर्म डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए करा रहे बच्चों आपको। ठीक है ना? तो AgI बन जाएगा, AgI इसका प्रेसिपिटेट, जो कि हमारा कैसा होगा? येलो प्रेसिपिटेट। कैसा होगा? येलो प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, येलो। अगर यही रिएक्शन में CHBr3 और CHCl3 के साथ करा दूं, CHBr3 और CHCl3 दोनों में से कोई ले लें और करके, तो ये दोनों जो होते हैं AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन। तो बताओ, इससे पता चल रहा है कि CI की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, CI की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और CBr3 और CHCl3 ये दोनों जो है रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। बल्कि CHBr3 तो थोड़ी बहुत करता भी है। हम ये कह दें कि CHCl3 और CCl4 लिख लें, ये दोनों नहीं करते हैं। CHBr3 तो थोड़ी बहुत करता भी, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी उससे जस्ट थोड़ी कम होती है। CCl4, ये वाली बात ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है ना? ज्यादा क्लियर होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की मैं आपसे बात करूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी सबसे ज्यादा? CF, साइज छोटा है ना, फिर CCl, फिर उसके बाद CBr की होगी, और फिर उसके बाद CI की होगी। है ना बच्चों? ये साइज छोटा है तो इसको डिसोसिएट करना ज्यादा मुश्किल होगा, ये बड़ा है, ये आसानी से टूट जाएगा। क्लियर? इसके बाद एक और बात हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे बार बार पूछी जाती है, CHI3 की रिएक्शन Ag के साथ में, सिल्वर पाउडर के साथ में। ठीक, ये पढ़ाई है वैसे मैंने आपको एल्काइन के प्रिपरेशन में। 6 AgI निकल जाता है, बन जाता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और 6 AgI आपका निकल जाता है। ठीक, ये कहां पढ़ाई आपको? एल्काइन के प्रिपरेशन में पढ़ाई है। तो आयोडोफॉर्म जो है इसका यूज एंटीसेप्टिक की तरह करते हैं ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। किसकी वजह से? फ्री आयोडीन के लिबरेशन की वजह से एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं किसका? आयोडोफॉर्म का। इसके बाद आते हैं बच्चों CFCs, फ्रियॉन्स जो होते हैं, फ्रियॉन्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसकी बात करते हैं। फ्रियॉन्स जो है वो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किए जाते हैं। ये ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज करते हैं ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ फ्लोरीन। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से बच्चों, इस बार नीट 2021 में भी आया है, बिकॉज इट इनिशिएट फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। ठीक है ना? फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज करते हैं। ठीक है? इट इज हाईली स्टेबल, केमिकली अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लामेबल कलरलेस गैस। बताओ ये क्या होते हैं? CFCs फ्रियॉन्स कलरलेस होते हैं, नॉन इन्फ्लामेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है ना? बताओ, बात समझ में आई? अच्छा, इसकी बात करें कि जो रिएक्शंस होती हैं उससे कैसे बनते हैं फ्रियॉन्स, तो देखो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमने SvF3 के साथ करा दी। आपने पढ़ा था ना फ्रियॉन्स कैसे बनते हैं, जो अल्काइल फ्लोराइड्स बना रहे थे हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन से। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि फ्रियॉन्स कैसे बनते हैं तो आपको स्वार्ट्स रिएक्शन से बनते हैं यही बताना है। ठीक है ना? क्योंकि फ्लोराइड्स है ना, ये फ्लोरो पाया जाता है इसमें कि नहीं पाया जाता है। तो बच्चों ये बनाता है CCl2F2। क्या बनाता है? CCl2F2, यही अपना क्या है? फ्रियॉन है। क्या है बच्चों? फ्रियॉन है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियॉन्स की, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा। फ्रियॉन्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो ऐसे करते हैं, फ्रियॉन X। देखो इन चीजों को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, नहीं तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाए X, Y और Z। अब यहाँ X, Y, Z के मतलब समझिए कि क्या क्या है। हमने ये जो कोडिंग की है वो क्या क्या की है। ये जो X है ना, इसका मतलब है मेरा C-1, मतलब जो कार्बन का नंबर होगा उसमें -1 करके लिखना है। Y का मतलब है मेरे पास H+1, जो हाइड्रोजन का नंबर होगा उसमें +1 करके लिखना है। ठीक, और Z का मतलब है मेरे पास फ्लोरीन। ऐसे करके आप इनके नाम रखोगे। जैसे मैंने कहा CF2Cl2 है मेरे पास, मोस्ट कॉमन फ्रियॉन है बच्चों। ये पूछा जाए मोस्ट कॉमन फ्रियॉन कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन फ्रियॉन जो है वो आपका CF2Cl2 होता है। ठीक, इसका नाम क्या होगा? देखो फ्रियॉन लिखना है इसके नीचे, प्लस कार्बन -1, तो 1 -1 क्योंकि एक ही कार्बन है 0, और H कोई भी नहीं है तो H+1 मतलब 1, और बताओ फ्लोरीन,
फ्लोरीन कितने हैं 2, तो 0 12 आ जाएगा, जिसको हम लोग फ्रियॉन 12 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रियॉन 12 भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये फ्रियॉन 12 जो है मोस्ट कॉमन फ्रियॉन है हमारा। ऐसे कई सारे फ्रियॉन्स के नाम हम आपको बता दें लिखने के लिए। CF3Cl, इसका लिख के बताओ। C2F2Cl4 या C2F2Cl4। चलो इसका बताओ, देखो 2 का लिख लेते हैं हम। बताओ इसमें बेटा फ्रियॉन लिखोगे 0 और कितना 1 3, फ्रियॉन 13 लिख दे डायरेक्टली। भाई हाइड्रोजन तो है नहीं तो 1 आ गया, कार्बन 1 है तो 0 आ गया, 0 1 3 आएगा तो 0 1 3 की जगह 1 3 लिख सकते हैं। C2F2Cl2 में इसमें लिखो जरा, कार्बन कितना है 2, तो 2 -1 करोगे कितना आ जाएगा 1, फ्रियॉन 1, हाइड्रोजन 0 + 1 1 आ गया, F कितने 2, तो फ्रियॉन 112 आ जाएगा। ठीक है, मान लो मैं ऐसे दे दूं CF4 तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 0, फ्रियॉन, कार्बन 0, हाइड्रोजन 1 और ये कितना 4, फ्रियॉन 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे पास फ्रियॉन्स का नॉमेनक्लेचर। बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद बहुत सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम आपके सामने, और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा करके समझा करके भेजेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करें, हैलोफॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन इसको बोला जाता है। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, अलग तरीका होगा मेरा पढ़ाने का, बट क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अभी पहले 2 साल पहले तो ऐसा हुआ करता था कि कभी आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म रिएक्शन के बिना पेपर नहीं बनता था नीट का। ठीक, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है ये बताना चाह रहे हैं आपको। तो इसको उसी तरीके से, जितनी इंपॉर्टेंट उसी तरीके से, उतने ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दो। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल देता है। कौन कौन देते हैं पहले ये पता कर लो, होती कैसे वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ कौन सा, इथाइल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में ऐसे अल्कोहल जिसमें बीटा मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, बीटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप। कैसा पाया जाएगा, ध्यान दो जरा, CH3 CH CH3 ऐसे करके, ये हो गया CH3 क्यों, अल्कोहल है तो OH लगा लो, तभी तो बनाओगे OH। ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। क्या हो गया, बीटा हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पोजीशन पर ये मिथाइल ग्रुप पाया जाना जरूरी है। ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें बीटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं कि वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, क्योंकि ये कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। चलो ये आगे इधर कार्बन से जुड़ा होगा किसी से। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, वो एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो उससे मतलब नहीं है, एल्डिहाइड हो कीटोन हो मतलब नहीं है, बट अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ऐसा होगा CH3CO ऐसे करके देख लेना, ये अल्फा मिथाइल ग्रुप। ठीक, ये तो फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर हुआ? 3 बातें क्या बताई, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा, सेकेंडरी अल्कोहल में ऐसे अल्कोहल जिसमें बीटा पर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, और एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। अभी 3 हो गए, 3 और बच्चे हैं बच्चों। ईस्टर्स हैविंग C2H5O ग्रुप, ऐसे ईस्टर जिसमें C2H5O ग्रुप पाया जाता है एट हाई टेंपरेचर, ये भी दे सकते हैं। ठीक है ना, ये भी दे सकते हैं। इसके बाद एक है अपना लैक्टिक एसिड जो आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा, और एक है अपना पायरुविक एसिड। ठीक, तो लैक्टिक एसिड कैसा होता है, CH3 CHOH COOH, यही होता है ना, कायरल कार्बन हुआ करता था, आइसोमेरिज्म में पढ़े थे। ये है लैक्टिक एसिड, ये देगा। वैसे तो तुम देखो तो ये अल्फा हो गया तुम्हारा, ये बीटा हो गया। इसके रिस्पेक्ट में देखो चाहे इसके रिस्पेक्ट में, तो बीटा पर मिथाइल सेकेंडरी भी है, बीटा मिथाइल, तो वो जो ऊपर पॉइंट पड़ा था पॉइंट नंबर 2 उसी के जैसा हो गया। पायरुविक एसिड कैसा होता है अपना, पायरुविक एसिड होता है CH3 COOH, ये पायरुविक एसिड। वैसे देखोगे तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, मान लो तो ये अल्फा मिथाइल, कार्बोनिल के अल्फा मिथाइल पर होना चाहिए, तो ये जो है आपका तीसरे पॉइंट से रिलेट कर रहा है। टोटल बस इतनी बातें बच्चों दिमाग में जानी चाहिए आपके, समझो मेरी बातों को, मैं क्या बता रहा हूं। इधर देखो, जल्दी से कंसंट्रेट करो बच्चों, इधर आओ। देखो क्या बताया मैंने ये कहा कि हैलोफॉर्म रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देता है, सेकेंडरी अल्कोहल में सिर्फ वो अल्कोहल देते हैं जो हमारे बीटा मिथाइल ग्रुप रखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है ना, और ईस्टर में सिर्फ वो ईस्टर देते हैं जिसमें OC2H5 ग्रुप पाया जाता है, और वो हाई टेंपरेचर पर देते हैं। चौथा हो गया, 5वां पॉइंट आपको बताया लैक्टिक एसिड, और छठा बताया पायरुविक एसिड। लैक्टिक एसिड भी आप पॉइंट नंबर 2 से कोरिलेट कर सकते हो, और पायरुविक एसिड आपको पॉइंट नंबर 3 से कोरिलेट कराया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए ये बातें हो गई। अब ये रिएक्शन में हम आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हैलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो जल्दी जल्दी आपको बताना होगा कि कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा। मैं आपके सामने यहां लिखना शुरू करता हूं। पहला बच्चों मेरे पास में है CH3OH, CH3OH, जल्दी जल्दी बताना। ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन देगा कौन नहीं देगा। CH3 CH2OH दूसरा हो गया मेरे पास। तीसरा है बच्चों मेरे पास, मान लो फिनॉल OH, ठीक है। चौथा हो गया मान लो मेरे पास CH2OH बेंजीन के ऊपर, बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH देगा क्या। अच्छा, अगला हो गया मेरे पास 5वां CH3 CHOH CH3, ठीक है, ये हो गया। इनको देखना है आपको, और आगे देखते हैं। मान लो मेरे पास हो गया 6 नंबर HCHO,
7 हो गया मेरे पास CH3CHO, 8 हो गया मेरे पास CH3CH2CHO, 9 हो गया मेरे पास CH3COCH3, 10 हो गया मेरे पास CH3CH2COCH3, COCH3, ठीक है ना। अच्छा, और भी हम ले सकते हैं, मान लो 11 मेरे पास हो गया CH3CH2COCH2CH3, ठीक है। आप जल्दी जल्दी देखते जाइए कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। चलो और आगे आओ, ये 11 हो गया मेरे पास, 12 है बेंजीन की रिंग, उस पर लगा है C डबल बॉन्ड OCH3, मेरे पास 13 है CH3 का होल थ्राइज COH, मेरे पास 14 है CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। मेरे पास एक और है CH3CHOHCOOH, राइट। लास्ट एक और लिख लेते हैं हम, मेरे पास है CH3COOC2H5, राइट। इतने हैं, इतने में ही सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इतने में ही हम लोग काफी बातें सीख जाएंगे कि कौन देगा कौन नहीं देगा। तो चलो जरा कौन कौन देगा उस पर हम टिक लगाते हैं। बेटा ये तो देगा नहीं, मिथाइल अल्कोहल नहीं देता है, इथाइल अल्कोहल देता है, फिनॉल नहीं देता है, बेंजाइल अल्कोहल नहीं देता है। ये देखो जरा, सेकेंडरी अल्कोहल पर बीटा मिथाइल ग्रुप पाया जा रहा है, ये देगा, ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, अल्फा पर मिथाइल होना चाहिए, ये देगा। इसमें अल्फा पर मिथाइल नहीं है, नहीं देगा। इसमें दो मिथाइल है, ये देगा। इसमें एक मिथाइल इधर पाया जा रहा है, ये भी देगा। इसमें कोई मिथाइल नहीं है, ये नहीं देगा। बेटा समझ आ रही बात। ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें मिथाइल पाया जा रहा है, देगा। टर्सरी अल्कोहल में कोई नहीं देता था, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं देगा। ये देखो लैक्टिक एसिड है बच्चों, ठीक, देगा। और ये ईस्टर हैविंग C2H5O ग्रुप है, देगा। बातें समझ में आई? ये बातें सीख गए सब लोग? अच्छे से सीखे? बोलो जल्दी से, अच्छे से सीखे। चलो आ जाओ। इसके बाद इसका रिएजेंट कौन होता है, तो X2 और बेस, कोई हैलोजन और साथ में बेस। हैलोजन बेस मतलब ऐसे Cl2 और CaOH होल ट्वाइस, ये हो जाए। दूसरा हम ले सकते हैं मान लो I2 और NaOH, है ना। तीसरा मान लो हम ले सकते हैं I2Na2CO3, ये कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको, I2Na2CO3। और मान लो इसकी जगह हमें लिखा मिल सकता है Cl2NaOH, Cl2NaOH। अगर ये सब भी ना लिखा हो तो हमें मिल सकता है NaOCl, ये ना मिला हो तो OCl माइनस, ऐसे भी मिल सकता है। तो ये सारे हैं हमारे पास में क्या, रिएजेंट। क्या है बच्चों, रिएजेंट है। बात समझ में आई? चलो इसके बाद जो है तुम क्या करोगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन होती कैसे, क्लोरोफॉर्म बनता कैसे, उसको मैं सिखाता हूं आपको। ध्यान देना बच्चों, याद रखिएगा कि इसमें 3 स्टेप होते हैं जो कि यहां लिखे हैं। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा क्लोरीनेशन और तीसरा हाइड्रोलिसिस। क्या, पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा क्लोरीनेशन और तीसरा हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। अब देखो क्लोरीनेशन, हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन आपको जो है वहां अल्कोहल में भी मिलेगी और ये रिएक्शन आपको वहां पर भी मिलेगी, एल्डिहाइड कीटोन में भी मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहल भी देता है, एल्डिहाइड कीटोन भी देते हैं। तो यही समझ के खत्म करो, वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा सा बता के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं इथाइल अल्कोहल का, CH3CH2OH है, ये लिया है मैंने। तो यहां पर Cl2 के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन ये स्टेप जो है क्लोरीनेशन नहीं, ऑक्सीडेशन होता है, ये याद रखना, यही गड़बड़ हो जाता है आपका, ठीक है ना। पहला स्टेप कौन सा बच्चों, ऑक्सीडेशन होना है। कौन सा, ऑक्सीडेशन। अब बताओ प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन से क्या देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड देता है प्राइमरी, तो CH3CHO, ये अल्कोहल में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक। अब फिर दोबारा से इसके साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये CCl3CHO देगा। क्या देगा, CCl3CHO। ये स्टेप जो है आपका वो क्लोरीनेशन है। क्या है बच्चों, क्लोरीनेशन है, ठीक है ना। तो ये देगा CCl3CHO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरल बोलते हैं। क्लोरल DDT बनाने में यूज करेंगे अभी इसको, ठीक है ना, क्लोरल बोलते हैं। अब ये जो CCl3CHO बना है, अब इसकी हमें करानी है हाइड्रोलिसिस। क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस। और हम यहां कोई बेस लेंगे, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लो हमने ले लिया बेस। इससे बनता क्या है, ध्यान देना जरा। आप सबको लगेगा कि ये सर कैसे क्या चल रहा है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, हमें कुछ पता चल नहीं रहा, तो आपको पता सारी चीजें चलेंगी कि कैसे हो रहा है। देखो CCl3CHO था आपके पास में ना, CCl3CHO, इसके तुम्हें 2 मॉलिक्यूल यूज करने, CCl3CHO के 2 मॉलिक्यूल यूज करने, राइट। और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो तुम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हो ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा तुम्हारा, देखो CaOH, ऐसे ही होगा ना। ध्यान देते रहना। अब तुम क्या करो, यहां से ये ऐसे करके CHCl3 निकालो, निकल रहा है एक यहां से देखो CHCl3 निकालो। बताओ 2 मोल क्लोरोफॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो 2CHCl3 बन गया तुम्हारा यहां। अब बचा क्या तुम्हारे पास, देखना जरा, Ca, यहां से बचा HCOO होल ट्वाइस Ca। तो बेटा HCOO होल ट्वाइस
Ca, यही तो बनेगा ना। तो ये बना के आपको दिखाया कि कैसे बनेगा। तो मतलब यहां पर जो फाइनली आपका बनेगा वो बनेगा CHCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये बनेगा। ओह सॉरी, HCOO होल ट्वाइस। इसके साथ तो रिएक्शन होगी ना, इसके साथ तो रिएक्शन होगी। क्या बनेगा? H या ऐसे करके HCOO होल ट्वाइस, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बनेगा। बात समझ में आई? 3 स्टेप कौन कौन से हैं? क्लोरीनेशन है, पहला ऑक्सीडेशन, फिर क्लोरीनेशन, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस। 3 स्टेप है, ये याद रखने। अब देखो ये बात तो हो गई आपकी, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहां पर मैं आपको वो करवाता हूं, एसीटोन के साथ करवाता हूं, तो ध्यान दो। अब एसीटोन के साथ करवा रहे हो तो इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं, ऑक्सीडेशन थोड़ी होगा, ये तो पहले ही से ऑक्सीडाइज है। तो इसमें 2 स्टेप आ जाएंगे। क्लोरीनेशन, पहला क्लोरीनेशन हो जाएगा इसमें, वो तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसको बोलोगे क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में ये क्या बनाएगा? CCl3 CHO बनाएगा, CCl3 CH3, CHO क्यों? CCl3 COCH3, क्योंकि एसीटोन है ना। अच्छा, इसके बाद इसकी क्या करानी तुम्हें? हाइड्रोलिसिस करानी है। किसके साथ? CaOH के होल ट्वाइस के साथ। अभी इसका जुगाड़ बताते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस पर क्या बनाएगा? ये देखो CHCl3 बनेगा और बाकी इतने कार्बन का क्या? सॉल्ट बनेगा। तो कैसा बनेगा? अभी जो पीछे बना करके दिखा रहे थे, CHCl3 प्लस CH3COO का होल ट्वाइस, Ca बन जाएगा। यही तो बनेगा ना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास। अब जुगाड़ इसका क्या है उसको समझो जरा। ट्रिक क्या है हमारे पास? अल्फा मिथाइल ऑफ द कार्बोनिल जो देता था, अल्फा मिथाइल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड बीटा मिथाइल ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी इसलिए बोला बेटा मैंने क्योंकि देखो CH3 CH2OH यही तो है ना, यही देता था अकेला। तो ये बताओ अल्फा ये क्या है? बीटा, तो ये भी तो बीटा मिथाइल है ना। तो अल्फा मिथाइल बीटा मिथाइल ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज कन्वर्टेड इनटू हेलो फॉर्म। क्या करना है? अल्फा मिथाइल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड बीटा मिथाइल ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू द किसमें बच्चों? हेलो फॉर्म में। रिमेनिंग जितने भी कार्बन बचेंगे, रिमेनिंग कार्बन फॉर्म द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिमेनिंग कार्बन जितने भी हैं वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे। देखो जरा, कार्बोनिल कंपाउंड था, ये है आपका अल्फा मिथाइल, इसको कन्वर्ट कर दिया क्लोरोफॉर्म में, रिमेनिंग कार्बन का सॉल्ट बना दिया, एक और एक 2 कार्बन का सॉल्ट बना दिया यार क्लोरोफॉर्म। और ये देखो ट्रिक काम कर रही है पूरा 100% की नहीं कर रही है? कर रही है ना, कर रही है। अच्छा देखो इसके एग्जांपल भी दिखाता हूं मैं आपको, तभी ज्यादा बातें आपको समझ में आएंगी। आप कहोगे कि ये तो क्या हवा हवाई बता दिया। ठीक, हवा हवाई कुछ नहीं होगा। देखो CH3 CO CH2 CH3 ये हो गया मेरे पास। मैंने इसका कह दिया कि I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करानी, राइट। तो ये है अल्फा मिथाइल आपका, ये एक आयोडोफॉर्म बनाएगा, ये रिमेनिंग का क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। तो ये कह दो CHI3 बनाएगा प्लस, क्योंकि I2 लिया आपने, और यहां से CH3 CH3 3 कार्बन का सॉल्ट बनेगा ना। तो CH3 CH2 CH2COO का होल ट्वाइस Na। अच्छा यहां तो होल ट्वाइस भी नहीं करना रहेगा ना बच्चों, क्योंकि Na है तो होल ट्वाइस क्यों करोगे? वो तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए करते थे ना। तो वो भी ना करके सीधे सीधे COO Na लिख दोगे। नहीं आया समझ में? मजा नहीं आया? आया ना? आया मजा? चलो एक और पढ़ के देख लो जरा। CH3 CHO, ये I2, ये NaOH, ठीक। बताओ यही तो है अल्फा मिथाइल, इसी का क्या आयोडोफॉर्म? CHI3 बना दो, साथ में एक कार्बन का सॉल्ट HCOO Na बना दो, राइट। यही तो बनेगा। तो बस यही चीज होती है आपकी जो आपको समझ में आ गई। आ जाओ बच्चों, ये आयोडोफॉर्म खत्म करने के बाद अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म बनता कैसे था वो दिखा दिया आपको। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीडेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो ऑक्सीडेशन बहुत तेज करता है। जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती है, अगर उसको सनलाइट मिल जाए तो ऑक्सीडाइज होकर के वो एक पॉइजनस गैस बना देता है, COCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन, ठीक है ना। और क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है एनेस्थेटिक की तरह, है ना, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब याद रखिए, क्लोरोफॉर्म को अगर खुली बोतल में रखा और जो है उसमें ऑक्सीजन तो मिल जाएगी और सनलाइट मिल गई तो वो फॉस्जीन बना देगा। तो हम अगर उसको एनेस्थेटिक की तरह यूज करेंगे तो इंसान को हम कोई भी काम करने के लिए, उसकी सर्जरी करने के लिए या कोई भी जो है मान लो स्टिचिंग करने के लिए, कुछ भी कर रहे हैं हम, लोकल एनेस्थेटिक होता है वैसे तो वो, ठीक, पूरे बॉडी को मतलब पूरे इंसान को ही क्या कर देता है? बेहोश कर देता है, ठीक है। तो उसमें हम अगर क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोश करने के लिए करेंगे, एनेस्थेटिक की तरह करेंगे, और वो बन चुका है फॉस्जीन, तो इंसान तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, चला जाएगा ना। तो क्या करते हैं हम? उसको पहले टेस्ट करते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म है या फॉस्जीन बन चुका है, ठीक है ना। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ। मतलब ये होता है क्लोरोफॉर्म को टेस्ट किया जाता है अमोनिकल AgNO3 के साथ। अगर वो कोई प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो अभी क्लोरोफॉर्म है ना। और अगर वो
रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब वो फॉस्जीन बन चुका है, अब हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो देखो बचा कैसे जा सकता है। क्लोरोफॉर्म को पहली बात तो आप देखोगे लैब में कलर्ड बोतल्स में रखा जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज, उनको फुल्ली फिल्ड करके रखा जाता है, अप टू ब्रिम, ऊपर तक भर के रखा जाता है जिससे ऑक्सीजन एंटर ना करे। सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए कलर्ड बोतल्स में रखा जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज, इथाइल अल्कोहल को नेगेटिव कैटालिस्ट मिला करके रखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1% इथाइल अल्कोहल। ये नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम करता है। ये नेगेटिव कैटालिस्ट जो होता है 1% इथाइल अल्कोहल, ये करता क्या है, ये जो है आपकी जो फॉस्जीन गैस बनी होती है इसको कन्वर्ट कर देता है डाइइथाइल कार्बोनेट में, जो कि एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड होता है। इसलिए हम लोग 1% इथाइल अल्कोहल को नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं। बस इतनी बातें हैं जो आपको पढ़नी है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सनलाइट से हमें मिल जाएगी ऑक्सीजन CHCl3, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर से मिल जाएगी आपको ऑक्सीजन, क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन मिल जाएगी क्या, सनलाइट क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी। सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो है आपका क्या बनाएगा, पॉइजनस गैस बनाएगा, जो कि क्या होती है, COCl2 होती है। क्या होती है बच्चों, COCl2 होती है। साथ में क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। ये क्या है मेरी, ये है पॉइजनस गैस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्जीन, नॉट फॉस्फीन। ठीक है ना, फॉस्जीन बोलते हैं। कैसी होती है ये, पॉइजनस होती है। कैसी होती है, पॉइजनस होती है, राइट। तो इसको ध्यान में रखा जाता है। बिफोर यूजिंग एज एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म कैन बी टेस्टेड बाय अमोनिकल AgNO3। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किससे आप टेस्ट करते हो, तो अमोनिकल AgNO3 से। अगर रिएक्शन नहीं हो रही, क्लोरोफॉर्म है, रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब वो फॉस्जीन बन चुका है, अब उसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन 1% इथाइल अल्कोहल इज एडेड इनटू द क्लोरोफॉर्म बोतल। इट एक्ट एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट एंड कन्वर्ट फॉस्जीन इनटू द डाइइथाइल कार्बोनेट, जो कि एक कैसा है, नॉन पॉइजनस कंपाउंड होता है। कैसा होता है बच्चों, नॉन पॉइजनस कंपाउंड होता है। रिएक्शन क्या होती है, जो हमारे पास फॉस्जीन है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ में। ठीक, अब बनाता क्या है, डाइइथाइल कार्बोनेट बनाता है, मतलब C2H5O होल ट्वाइस CO बनाता है। ठीक है ना, CO बनाता है। कार्बोनेट एसिड होता है, डाई इथाइल हो गया, कार्बोनेट है तो CO 3 वैलेंसी होनी चाहिए ना, तो डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से OC2H5 ये जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया, डाई इथाइल कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया बच्चों, डाई इथाइल कार्बोनेट बन गया। बात समझ में आती है, आती है। ठीक, एक बात और है कि क्लोरोफॉर्म केप्ट इन अ डार्क कलर्ड बोतल्स एंड फुली फिल्ड बोतल्स अप टू ब्रिम। क्या करते हैं, बोतल्स को हम लोग फुली फिल्ड रखते हैं और डार्क कलर की बोतल्स में रखते हैं, जैसे कि सनलाइट उसमें एंटर ना कर पाए और सनलाइट से हम इसको बचा पाए। लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। यहां पर है हमारे पास रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3। तो कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करके बच्चों ये क्लोरोफॉर्म क्या करता है, बनाता है CCl3NO2, क्लोरोपिक्रिन जिसको बोला जाता है, कंसंट्रेट HNO3। इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है CCl3NO2, क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोपिक्रिन। और इसी को क्या बोला जा सकता है, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन बोल सकते हैं, राइट। ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन भी बोल सकते हैं। बात आती है समझ में, आती है। और इसी को हम लोग नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक, तो ये तीसरा नाम हो गया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। और इसी का यूज बच्चों टीयर गैस, वार गैस, इंसेक्टिसाइड की तरह करते हैं। क्लोरोपिक्रिन यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड और वार गैस, तो इसका यूज हम लोग वार गैस की तरह कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड की तरह कर सकते हैं। बात क्लियर होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद एसीटोन। तो एसीटोन के साथ कैसे रिएक्शन होती है उसकी बात करते हैं। देखिए एसीटोन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है बच्चों, CH3COCH3 ना, CH3COCH3। ये है किसकी रिएक्शन करानी है, हमें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है, CHCl3 की रिएक्शन करानी है। एसीटोन पर रिएक्शन तो यहीं पर होगी, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, ये जो क्लोरोफॉर्म है, अगर इस क्लोरोफॉर्म को हम थोड़ा सा कायदे से तोड़ना आपको सिखाएं तो देखिए ऐसे तोड़िएगा तो आपके लिए रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। HCCl3 क्लोरोफॉर्म, Cl3 लिखोगे, CCl3 नहीं क्योंकि उसमें कार्बन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, CCl3 ऐसे करके लिख लो, CCl3। ठीक है ना, यहां से तोड़ोगे अगर तो तोड़ने पर हाइड्रोजन को मिलेगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव पर और ये इस पर चला जाएगा, मतलब जो बनेगा आपके पास वो कुछ इस तरीके का होगा, CH3C, यहां से जाएगा तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड O और O के साथ में बन जाएगा H और ये CCl3 लग जाएगा यहां पर। ये बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। तो एसीटोन से क्या बन गया, क्लोरीटोन बन गया। क्या बन गया, क्लोरीटोन बन गया। इसका यूज हिप्नोटिक की तरह करते हैं। किसकी तरह बच्चों, यूज्ड एज हिप्नोटिक। किसकी तरह यूज करते हैं, हिप्नोटिक की तरह इसको यूज किया जाता है। किसकी तरह, हिप्नोटिक की तरह यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, फिर हम लोग कार्बोलाइमिन रिएक्शन देखेंगे। हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये है मेरे पास क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं आप। क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। मान लो KOH के साथ करा रहे हैं, करा सकते हैं कि नहीं, KOH
ठीक है ना, इसके साथ करा रहे हैं। यहां से क्या निकलेगा, 3 तो निकलेंगे आपके पास में KCl, क्या निकलेंगे 3 KCl, तीनों जगह पर लग जाएगा OH, HCOH OH OH, ऐसे ही तो लगेगा। एक तो तुम निकाल दोगे यहां से पानी, -H2O बचेगा तुम्हारे पास में HCOOH, क्या बचेगा HCOOH बचेगा, ठीक है ना। ये जो बचा आपके पास फॉर्मिक एसिड, अगर फिर ये KOH के साथ में रिएक्शन करेगा, KOH के साथ, तो बताओ यहां से OH, यहां का H निकाल करके क्या बना देगा -H2O, और लास्ट में ये बना सकता है HCOOK, ये भी तो बन सकता है ना। तो ये हो गया आपके पास हाइड्रोलिसिस। इसके बाद बच्चों आते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन पर। किस पर, कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और याद रखिएगा कि कार्बिल एमीन रिएक्शन हर प्राइमरी एमीन देती है, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। और कार्बिल एमीन रिएक्शन से हम लोग आइसोसाइनाइड बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड जो है वो एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। और ये जो रिएक्शन होती है हमारी, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसका इंटरमीडिएट जो होता है वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है, ठीक है ना, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। बात समझ में आई। इलेक्ट्रोफाइल जो है डाइक्लोरोकार्बीन होता है, इंटरमीडिएट नहीं बच्चों, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डाइक्लोरोकार्बीन, रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बोलते हैं हम कार्बिल एमीन टेस्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिल एमीन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है, कोई भी प्राइमरी एमीन देती है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पर मैंने ले लिया NH2, प्राइमरी एमीन तो है ना, ये प्राइमरी एमीन किसके साथ रिएक्शन करती है, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 और साथ में 3KOH, ठीक है ना, 3KOH रिएक्शन कराते हैं, बनता है हमारे पास आइसोसाइनाइड NC, और साथ ही साथ 3 KCl बनते हैं। बचा हुआ क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 H2O बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 H2O। ये बैलेंसिंग रिएक्शन है, बैलेंसिंग से आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। मैंने कहा ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है, और ये है आपका आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल एमीन भी बोला जाता है, इसी को कार्बिल एमीन भी बोला जाता है, राइट। तो यह आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल एमीन। बात समझ में आई। इसी तरीके से मान लो अगर रिएक्शन तुम्हें करानी हो एलिफैटिक में, तो CH3 CH2 CH2 NH2, ये प्राइमरी एमीन है ना, इसके साथ करा सकते हो। तो यहां से क्या होगा, CHCl3 प्लस KOH ले सकते हो, कितना लोगे 3KOH। यहां से क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NC प्लस में 3 KCl प्लस में 3 H2O, राइट, ये बन जाएगा। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बताया था, रीमन टीमन रिएक्शन की बात करें, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसका जो इंटरमीडिएट नहीं बेटा, वही लिखा जाएगा इसका, क्या चीज, इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इंटरमीडिएट गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इज डाइक्लोरोकार्बीन, इसका भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन होता है। बात समझ में आई। चलिए, ये आपकी फिनॉल की रिएक्शन होती है, फिनॉल में आपको फिर से पढ़ाई जाएगी। फिनॉल ये लेते हैं हम लोग, रिएक्शन दोनों से हो सकती है, क्लोरोफॉर्म के साथ भी हो सकती है और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी हो सकती है। CHCl3 लोगे KOH के साथ में बेटा, या फिर CCl4 लोगे KOH के साथ में। ये पूरी तोड़ करके फिनॉल में बताएंगे आपको कैसे बनती है, ठीक है ना। तो यहां से जो है आपके दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर CHCl3 के साथ करा रहे हो तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। बच्चों मैं आपको ये तोड़ करके पूरी वहां पर बताऊंगा फिनॉल में, ठीक है ना। और यहां पर जो है आपके पास ये बन जाएगा OH और COOH, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम सैलिसल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और इस सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन से हम लोग एस्पिरिन बनाते हैं, वो भी हम आपको फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई बच्चों। लास्ट हमारे पास में है एक कंपाउंड DDT के बारे में पढ़ना है। DDT की रिएक्शन बहुत बड़ी सी लगती है, बड़ी खतरनाक सी लगती है बच्चों आप लोगों को, बट DDT होता बहुत आसान है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं होती है। बड़े अच्छे तरीके से DDT आप समझिएगा। DDT उसका फुल फॉर्म होता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ठीक है ना। DDT पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। और IUPAC नाम की बात करें तो होता है बच्चों 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो ईथेन, ये होता है आपका IUPAC नाम। अब आइए ये बनता कैसे है उस बात को समझिएगा। देखिए, बनाने के लिए हम क्लोरल लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, CCl3CHO क्लोरल लेते हैं, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, बड़ा आसानी से हम इसको बना लेते हैं। ध्यान दो जरा, देखो गलती हमसे कहां होती है उसको समझिएगा। CCl3CHO लेता है, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल हम क्लोरोबेंजीन के लेते हैं। बस यहीं पर हमसे हो जाती है गलती। ये जो 2 मॉलिक्यूल ले तो लेते हैं हम लोग, बट गलत कर लेते हैं। हमें इनके हाइड्रोजन यूज करने होते हैं बेसिकली, और हम लोग क्लोरीन पे रिएक्शन करा देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ले लिए, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, राइट। तो यहां से देखो जरा क्या निकल जाएगा, H2। बस यही निकालना है और कुछ करना ही नहीं है। ऐसे करके देखो बेटा, CCl3CH, अब यहां से ये भी जुड़ेगा, यहां से ये भी जुड़ेगा,
ठीक है। अब यहां से जुड़ेगा तो इस पे बनेगी आपकी रिंग इस तरीके से, यहां रहेगा Cl, इस पर जुड़ेगी आपकी रिंग, ये रहेगा आपका Cl। ठीक, अब देखो इसका नाम जो है कैसे रखा जाता है, यही अपना DDT है, ऐसे करके बनता है, बड़ा सा होता है, गड़बड़ लगता है कैसे बना होगा, बट आसान कितना ज्यादा, खाली H2O निकालना है। ठीक, ध्यान में थोड़ी सी बात रखिए। अब देखो नाम कैसे रखा जाता है, पैरा पैरा डाइक्लोरो जो बोलते हैं, देखो पैरा पोजीशन पर है, पैरा पैरा डाइक्लोरो, डाइफिनाइल इनकी वजह से, ट्राइक्लोरो ये है, और एक दो कार्बन है ईथेन, तो इसीलिए इसको पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन बोला जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा, DDT जो है वो फर्स्ट क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड है बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कई बार पूछी गई है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इट इज अ हाईली टॉक्सिक फॉर द लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स के लिए ये क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। बातें समझ में आ गई बच्चों। चलिए अब हमारे हेलो एल्केन्स यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, हम लोगों ने पॉली हेलो एल्केन्स तक की बात कर ली है, सब कुछ बातें कर ली हैं। लास्ट टॉपिक पर हम लोग पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ना है, बस थोड़ी सी क्लास आपकी चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए हेलो एरीन्स को भी पढ़ के खत्म करते हैं बच्चों। हेलो एरीन्स, अगर प्रिपरेशन की बात करें हेलो एरीन्स के, तो बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इनको प्रिपेयर किया जा सकता है, जो कि हमने आपको पहले से पढ़ा रखा है। कैसे करके हेलोजिनेशन बेंजीन का करा दोगे, पीछे पढ़ रखे हो, ज्यादातर चीजें तो बच्चों इसमें पढ़ी होंगी आपने। कोई हेलोजन कैरियर ले लोगे, यहां पर Fe ले सकते थे, हेलोजन कैरियर Fe ले सकते थे, FeBr3 ले सकते थे, एनहाइड्रस Cl3 ले सकते थे, क्या बन जाता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू यहां पर Cl और यहां पर HCl निकल जाता था। राइट, सबको याद है कि नहीं याद है, सबको याद है ना बेटा। चलो उसके बाद है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट से बच्चों दो रिएक्शंस होती हैं, एक रिएक्शन हमारी सेंडमेयर रिएक्शन होती है और दूसरी हमारे पास गटरमैन रिएक्शन होती है। मैं पीछे आपको गटरमैन कोच रिएक्शन और गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ा चुका हूं, वहां पर मैंने आपको बोला था कि गटरमैन रिएक्शन जो होती है वो मैं आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ाऊंगा, तो वो पढ़ने का टाइम आ चुका है। तो देखो सेंडमेयर रिएक्शन में बच्चों क्या करते हैं, किसी भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CO2Cl2 के साथ या CO2Br2 के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। ठीक है ना, तो पहले सेंडमेयर को निपटाया जाए। देखो जरा सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मतलब N2Cl लिया हमने, इसकी रिएक्शन Cu2Cl2, चलो यहीं लिख लो, एरो पे लिखो चाहे यहां लिखो, क्या बनता है बच्चों, यहां से बनता है आपके पास में क्लोरोबेंजीन, अब प्लस में N2 निकल जाता है आपका, क्या निकल जाता है, प्लस में N2 निकल जाता है। ठीक है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जितनी रिएक्शंस होती हैं लगभग सारी रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट में N2 निकलता है। ऐसे ही बच्चों N2Cl लेकर के CO2Br2 ले लेता मैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता। याद रखिएगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन यही दोनों इससे बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, गटरमैन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन तीनों मतलब बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। इसके बाद में हम बात करते हैं गटरमैन रिएक्शन की। तो गटरमैन रिएक्शन में एक रिएक्शन करके हम दिखाते हैं, N2Cl है मेरे पास, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसमें क्या करेंगे हम, इसकी रिएक्शन, इसमें बच्चों ऐसे करके देखो Cu प्लस HCl लिया जाता है, क्या लिया जाता है, Cu प्लस HCl, बनता क्या है, क्लोरोबेंजीन, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन, क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन। बात समझ में आई। अच्छा, अगर तुम्हें आयोडोबेंजीन बनानी हो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से, मैं यही बताता चलूं आपको। ठीक, तो N2Cl, इसमें क्या करना, सिंपल सा आप Ki के साथ रिएक्शन करा देना, किसके साथ, बट ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, Ki के साथ। ठीक है ना, ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, याद रहे ये बात। ये बन जाएगा आपके पास आयोडोबेंजीन, साथ में बाई प्रोडक्ट तो N2 निकलेगा। अगर आपको बच्चों कभी बनाना हो फ्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBF4 के साथ करा देना, ये भी कोई नेम रिएक्शन नहीं है। N2Cl किसके साथ रिएक्शन करा दोगे, HBF4 के साथ, HBF4 के साथ करा दोगे, क्या बनाओगे बेटा, यहां से बनेगा तुम्हारे पास में फ्लोरोबेंजीन। ठीक, क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन, बाई प्रोडक्ट में यहां पर भी N2 निकलेगा। क्लियर है बच्चों। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से जो हम लोग हेलो एरीन्स बना रहे थे उनको देखा आपने। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। रिप्लेसमेंट वाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनॉल को बनाने का तरीका है ये, डॉस प्रोसेस इसको बोला जाता है। ठीक है ना, डॉस प्रोसेस इसको बोला जाता है। तो क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। तो देखो क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास में बच्चों, अब इसमें 3 लोन पेयर पाए जाएंगे, यहां अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, इसमें पाया जा रहा है रिजोनेंस। बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, इस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ड्रेस्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी, हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक, और रिएक्शन हम NaOH के साथ करा रहे हैं, हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर मतलब 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर लगभग ले रहे हैं और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले रहे हैं, 300 ATM प्रेशर भी ले रहे हैं, तब जाकर के ये बॉन्ड टूटने के लिए राजी होगा, क्योंकि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से बॉन्ड सॉल्ट हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, ONA बन जाएगा। फिर इसके बाद एसिड कोई H+ मिल जाए इसको, मतलब कोई भी एसिड H+, ये फिनॉल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी बातें। ठीक बच्चों, जहां जो बोलते हैं वहीं वहां पढ़ाते भी हैं। ठीक है, ये बन जाएगा OH,
बात समझ में आई? तो ये बनेगा आपका क्या? फिनॉल। यहां पर अगर बाई प्रोडक्ट देखोगे तो तुम्हारा NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा, या फिर HCl निकल सकता है। बात क्लियर हुई? पॉइंट क्या है? क्लोरोबेंजीन गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द ड्रेस्टिक कंडीशन। बहुत ड्रेस्टिक कंडीशन में देता है। ड्रेस्टिक कंडीशन मतलब हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब ऑर्थो पैरा पे लगाते हैं तो उससे होता क्या है? उससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है रिएक्टिविटी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ कर लेता है। जब विथड्रॉ कर लेता है तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर सकता है ना? तो इसीलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब देखो जरा होगा क्या, मैं दिखाऊंगा आपको। यहां पर देखो, यहां पर देखो, जैसे मैंने ये लिया, यहां पर लिया मैंने ये Cl, यहां पर लिया मैंने ये NO2। क्या लिया? NO2। इसके बाद मैंने रिएक्शन कराई इसकी NaOH के साथ में, बट ये रिएक्शन एक लगाने की वजह से थोड़े कम टेंपरेचर पर होगी, मतलब ये हो जाएगी 443 केल्विन टेंपरेचर पर। ठीक। दूसरी चीज यहां पर हाइड्रोलिसिस आप कराना। क्या करा देना? हाइड्रोलिसिस करा देना। अब मतलब H+ के साथ में, तो यहां से OH बन जाएगा और ये NO2 बन जाएगा। इतने कम टेंपरेचर पर हो गया ये काम। अभी मैं कहूंगी एक और लगाऊंगा मैं, सॉरी Cl। क्या लगाओगे? Cl लगाओगे, ठीक है, प्लस किसके साथ? NaOH के साथ। टेंपरेचर अब यहां बताओ, यहां पर NO2 लगा दो तुम, यहां पर NO2 लगा दो तुम, तो बताओ रिएक्टिविटी और बड़ी होगी कि नहीं? इसका इंडिकेशन ये है कि ये रिएक्शन 368 केल्विन टेंपरेचर पर हो रही है और H+ के साथ हो रही। ठीक। तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। OH में कन्वर्ट हो जाएगा आपका डायरेक्टली NO2 और NO2। अगर तुमने दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर लगा दिया तो देखो जरा इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसमें हमें खाली H2O के साथ में वार्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, कोई टेंपरेचर ज्यादा नहीं लेना पड़ता है। ठीक। क्या करना पड़ता है? H2O के साथ में वार्म करना पड़ता है। और क्या बना देता है ये फिनॉल में सब फिर से मिलेगा आपको, ठीक है ना? ये क्या बना देता है? OH NO2 नहीं, यहां थोड़ी ना, NO2 कहां जुड़ेगा? NO2 जुड़ जाएगा हमारा पैरा पोजीशन पर, राइट। और NO2 कहां जुड़ जाएगा? यहां पर। तो ये बनेगा मेरे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अब मेरी बात को समझो कि इनके लगाने से रिएक्टिविटी बढ़ क्यों रही थी। ध्यान दो बेटा, ये Cl था, 3 लोन पेयर थे, रिजोनेंस में था। यहां पर देखो मैंने NO2 लगाया, ऐसे करके एक ही को लगा के समझा रहा हूं आपको, बात समझ में आ जाएगी। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहां से खींचेगा। जब ये यहां से खींचेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, और जो यहां पर रिजोनेंस था तो यहां के इलेक्ट्रॉन जब इधर खींचेंगे तो ये वाला बॉन्ड वीक होगा। वीक होगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूट पाएगा, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड कौन सा तोड़ना है? यही वाला बॉन्ड तोड़ना था, ठीक है ना? इसकी वजह से अब एक लगा था तो एक खींच रहा था, 2 लग जाएंगे, ज्यादा खींचेगा, 3 लग जाएंगे, ज्यादा खींचेगा, मतलब ये बॉन्ड कमजोर होता चला जाएगा NO2 लगाने से। इसलिए जो है NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगाने से क्या बढ़ जाती है? रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। बात समझ में आई? चले, अब इसके बाद बच्चों एक रिएक्शन आपको बताई थी, वुड्स रिएक्शन बताते समय कि कौन सी रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन जब पढ़ाई थी, कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट फिटिक रिएक्शन की तरह होता है, तो हमने कहा था उल्मैन रिएक्शन का होता है। याद करो, तो उल्मैन रिएक्शन क्या होती है? जब 2 आयोडोबेंजीन रिएक्शन करते हैं कॉपर पाउडर के साथ में, तब बनता है आपका बाइफिनाइल। क्या बनता है? बाइफिनाइल। अच्छा, एक बात और याद रखना, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन भी देती है ये रिएक्शन। वैसे तो आयोडोबेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो सिर्फ वही देती है, बट क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन भी दे सकते हैं अगर हम उनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लगा दें? NO2 ग्रुप लगा दें। NO2 लगाने से या किसी -I को लगाने से क्या होगा? फायदा ये होगा कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है? तो लाइन में लिखा है गिवन बाय आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन जो होते हैं आल्सो गिव दिस रिएक्शन व्हेन EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड एट द ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर EWG ग्रुप लगा दोगे तो ये हो जाएगा। क्या होता है इसमें? देखो जरा, ये 2 आयोडोबेंजीन लेते हैं हम, कॉपर पाउडर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है, और क्या बना देते हैं? बना देते हैं बाइफिनाइल। क्या बना देते हैं? बाइफिनाइल। बाकी आपका बाई प्रोडक्ट CuI2 निकल जाएगा। अब बाइफिनाइल आपका किस में बनता था? फिटिक रिएक्शन में बनता था, ठीक है ना? बाइफिनाइल फिटिक रिएक्शन में बनता था। क्लियर हुई चीजें बच्चों? क्लियर हो गई। चलो, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट पॉइंट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोएरिन्स हमें पढ़नी है। बार बार हम लोग वही पढ़ते हैं, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। 5 रिएक्शन जो आपने बेंजीन में पढ़ी थी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, अभी वही वाली बातें होंगी। तो क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, ठीक है ना? इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, अब वो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या क्या हो सकता है बच्चों? देखो, Cl+ हो सकता है, या मैं कहूं कि X+ हो सकता है तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना? क्या हो सकता है बच्चों? X+ हो सकता है। अच्छा बताओ, क्या ये हमारा NO2+ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या ये हमारा बेटा SO3 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या ये R+ हो सकता है? हो सकता है। RCO+ हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ठीक है ना? कैसे बेटा? ये हेलोजिनेशन, ये नाइट्रेशन, ये सल्फोनेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना? मैं क्या कहूंगा?
कि ये जो ग्रुप्स है मेरे Cl के साथ छेड़छाड़ मत करना। एक जो है इलेक्ट्रोफाइल आप मेरा लगा देना ऑर्थो पोजीशन पर और एक लगा देना पैरा पोजीशन पर। जब पहले से सब्स्टिट्यूशन है तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है ये, तो वहां पर लगेगा ये E लग जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट मेरा कैसा बन जाएगा, वो यहां पर Cl और यहां पर E लग जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट मेरा ये बनेगा। मेजर कौन सा होगा बच्चों, पैरा वाला मेजर होता है, बहुत बार आपको ये बात बताई जा चुकी है, ठीक है ना। ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। अब देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, हेलोजेंस जो होते हैं रिंग के क्या होते हैं, रिंग के एक्टिवेटर होते हैं, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स ड्यू टू द प्लस आर पावर, बट रिंग एक्टिवेटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई पावर। ये बात मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी अच्छे से एक्सप्लेन की है, इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे की चीजों को आप लोग जो है अच्छे तरीके से कवर कर लो, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई। अब एकदम लास्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए हैं, लास्ट स्लाइड पर पहुंच गए। डाइपोल मोमेंट और मेल्टिंग पॉइंट आपका पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन्स के बारे में, ठीक है ना। तो देखो डाइपोल मोमेंट को म्यू से लिखते हैं और म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। थीटा है यहां पर एंगल, जैसे वो देंगे आपको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, वो देंगे आपको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, कौन सा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, वो आपको देंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसमें आपसे मेल्टिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर पूछते हैं। तो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट को सॉल्व कर लो जरा, मेल्टिंग से पहले डाइपोल मोमेंट को करो, क्योंकि देखो बेटा यहां एंगल ये बन रहा है, ये थीटा है हमारा, यहां एंगल 120 का लगभग बन रहा है, ये थीटा है, और यहां 180 का बन रहा है, और 180 का है सिमेट्रिकल है, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट होगा जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आई। अच्छा उसके बाद ऑर्थो वाले में देखो जरा, एंगल है कम तो म्यू होगा ज्यादा, मतलब डाइपोल मोमेंट का अगर मैं ऑर्डर बनाऊं, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बनाऊं तो मेरे पास ऑर्थो, फिर उसके बाद मेटा, और फिर उसके बाद पैरा मिलेगा, उसके बाद पैरा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। ये था मेरा ऑर्थो, ये था मेरा मेटा, और ये था मेरा पैरा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। इसका जीरो है मतलब नॉन पोलर है, और ये ऐसे हो गया। इसके बाद अगर बेटा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछा जाए, मेल्टिंग पॉइंट, तो याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा का ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पैरा का, फिर उसके बाद ऑर्थो का, फिर उसके बाद मेटा का होता है। पोम करके याद रख सकते हैं, ठीक है। पैरा का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्लोज पैकिंग अच्छे से पाई जाती है, इसकी वजह से, ठीक। इसके क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैकिंग अच्छे से पाई जाती है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रीजन लिखा है ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस, क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस। तो दो पॉइंट थे डाइपोल मोमेंट और मेल्टिंग पॉइंट्स के, ठीक है। दोनों मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। मैंने यहां पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, और पूरा चैप्टर आपका यहां पर खत्म हो चुका है। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। जो जो चीजें पढ़ाई हैं, जो जो चीजें सिखाई हैं, उन सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, सीखिए, और उनको आगे भी अप्लाई करना है। कुछ चीजें पीछे की भी हैं, कुछ पीछे की चीजों की एप्लीकेशन है, और इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छे तरीके से करिए रिवाइज। अगला चैप्टर आपका अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स होगा, वो भी हम लोग बहुत ही कम टाइम में समराइज करके चीजों को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, फिर उसके बाद एमीन्स है। इस तरीके से फिर आपके जो है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री न्यूक्लियोटाइड, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की भी आपकी हो जाएगी खत्म। लेकिन ये सीरीज एमीन्स तक कंटिन्यू रहेगी। एमीन्स तक जो है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बायोमोलिक्यूल्स और वो जो चैप्टर्स हैं उनमें इनका बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में अगर बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन्स वाले चैप्टर का कोरिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां ग्लूकोज और फ्रक्टोज और माल्टोज, सुक्रोज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए, ठीक है ना। तो ये था बच्चों आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पूरा चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डॉक्टर्स अकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरीके से इतने इंटरेस्ट से पढ़ने के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।